and let's start. Question number 1. Which particle contains 8 protons, 9 neutrons and 10 electrons? समझ रही तो कौन सा पार्टिकल है? 8 protons, 9 neutrons and 10 electrons. D. राइट 8 प्रोटॉन्स ये रहे, 17 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन्स हो गए और 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो डी ही हमारे पास होगा। ठीक है सर, मैं टाइप करता हूँ लेकिन अक्सर मोबाइल में ग्लिच होती है। अच्छा सैड। खैर नहीं, तुम तो एंगेज करते हो, मैं तुम्हारे तो बोल भी नहीं रहा था, यू एंगेज अ लॉट इन क्लास। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी of oxygen is greater than the second ionization energy of fluorine. What explains this difference? Is option A correct? Option A correct or wrong है? On says C. Wrong है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस छोटा नहीं है फ्लोरीन से, फ्लोरीन बाद में आता है ऑक्सीजन के, तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होगा पीरियड के हिसाब से, राइट? सो दैट इज रॉन्ग। The covalent bond in fluorine molecule is weaker than the bond in an oxygen molecule. वो बात बिल्कुल सही है, फ्लोरीन का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो वीकर है देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। लेकिन इसका कोई लेन देन क्या आयनाइजेशन एनर्जी से निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी तो इस बॉन्डिंग वगैरह से तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कहानी है, राइट? सो दैट इज रॉन्ग। और वैसे भी हम जब आयनाइजेशन लगाते हैं तो हम गैसियस एटम लेते हैं उसका हमेशा, ठीक है, वी नेवर टेक इट एज अ मॉलिक्यूल। Then D, fluorine has more electrons in total than oxygen. This causes a greater shielding of nuclear attraction in fluorine. This option is also wrong. क्योंकि शील्डिंग डिपेंड करती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती। फ्लोरीन के साथ नो डाउट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, द शील्डिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। उसके हिसाब से फिर सी ही करेक्ट बचता है, सो हम सी को कर लेते हैं। अ स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्लोरीन बट नॉट फ्रॉम ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन क्या होता है? अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे तो फ्लोरीन जो है वो ये होगा 1 2 3 और फिर 4 5, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो ऐसा होगा 1 2 3 और 4। तो जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो फर्स्ट में इसका ये हट जाएगा और इसका ये हट जाएगा, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। जब हम सेकंड देख रहे होंगे तो सेकंड में फ्लोरीन का ये रिमूव होगा, वेयर ऑक्सीजन का ये रिमूव होगा, राइट? सो दैट मींस फ्लोरीन इज जो है वो लूजिंग अ स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन इज नॉट। ऑक्सीजन का पहला वाला स्पिन पेयर है, उसके बाद स्पिन पेयर नहीं है। अच्छा सर, ये बता दें मैंने साथ सॉल्व करना है विंटर 2312, ठीक है। पापा के एमरेट से कर लो, वहीं पे ही है मेरे ख्याल से पेपर, और तो कहीं नहीं है, और भी होगा लेकिन मेरे पापा के एमरेट से करना। जिंक रिएक्ट्स विद concentrated नाइट्रिक एसिड गिविंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली, जिंक नाइट्रेट एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर। 3 moles of zinc react with 8 moles of nitric acid. Zinc nitrate contains Zn2 plus ions. What could be the formula of the oxide of nitrogen? ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें इसमें हल्की फुल्की ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। So let's form the equation. Yes, we need to be forming the equations. So zinc is reacting with nitric acid. अच्छा, Zn reacts with nitric acid and forms what? एक बोला हुआ है zinc nitrate. Zinc nitrate का फॉर्मूला क्या होगा? Z10NO3 2, very good. So Z10 and then NO3 and then 2. उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। अच्छा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे दिए हैं इधर, अब हमें ये नहीं पता, चलो हम उसको कहते हैं, चलो वट एवर दैट इज, लेट्स से दैट इज NXOY, सही है। और क्या है हमारे पास? पानी है, पानी। अच्छा, अब जहां तक मुझे बात समझ में आती है, मेरे ख्याल से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू ट्रायल एंड एरर बिटवीन ऑल ऑफ द ऑप्शंस, आई थिंक दैट वुड बी द फास्टेस्ट। और बैलेंसिंग देख लेते हैं, कौन सी बैलेंसिंग हमें 3 और 8 की रेशियो अलाउ कर रही है, ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ वो चारों ऑप्शंस की इंडिविजुअल इक्वेशंस बना लेता हूँ, एंड देन लेट्स डू थ्रू द बैलेंसिंग कि भाई बैलेंसिंग कौन सी आ रही है। अगर इससे नहीं होता तो फिर और कुछ देखना पड़ जाएगा, वो देख लेंगे। फिर N2O है, फिर NO है, N2O, देन इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं तो ये ऑप्शन, ओ भाई ये क्या हुआ, ये क्या, ओके पहले तो बटन दब गया भाई। Z10, ये डिलीट करो, ये ऑप्शन बी है। Z10 प्लस HNO3 NO है, द नेक्स्ट वन इज NO, फिर उसके बाद क्या है? N2O3 और NO2 है, ठीक है। N2O3
और NO2। ठीक है, नाउ लेट्स डू द बैलेंसिंग एंड लेट्स सी कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है विद द थिंग। अच्छा, अगर हम ए की बैलेंसिंग को देखते हैं, ए की बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं? वी आई थिंक वी नीड टू पुट अ 4 ओवर हियर। 2 3 6 प्लस 1 7, 4 3 12 हो गया, और 4 ये हो गए तो 2 हो गया बैलेंस। 2 3 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, 4 3 12 है। इसकी बैलेंसिंग बड़ी खौफनाक होने वाली है भाई। हाँ, मेरे ख्याल से भी वैसे ही कर रहे थे, लेकिन एक चीज देख रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि चलो एक काम करते हैं। महाराज ने एक अच्छी सजेशन दी है सर, लिखा हुआ है इक्वेशन, लिखा हुआ है 3 और 8 है, ऐसा करते हैं सर 3 और 8 डाल डाल के फिर बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। जो बैलेंस हो गई ठीक है, जो बैलेंस नहीं हो रही इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फ्लॉ हो गया, उसमें बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम 3 और ये 8 डालते हैं, दैट मीन्स दिस इज 3, जिंक के हिसाब से ये 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर ये 8 है तो मतलब हमारे पास 8 नाइट्रोजन है, जिसमें से 2 और 3 6 इधर हो गए, यानी दो दो नाइट्रोजन इधर हो गए। बाकी सारी बैलेंसिंग देख लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 8 3 24, 8 24, तो 24 18 प्लस 1 ये क्या आएगा? 19, 19 प्लस 1 20 मेरे ख्याल से। हाँ, 4H2O भी करना पड़ेगा। सो हो गई ये बैलेंस। इज दिस बैलेंस्ड? ऑक्सीजन देख लेते हैं। 8 3 24 हो गया, 2 3 6, 6 3 18 हो गया, 19 और प्लस 4 23 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास 23 ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरे पास 24 ऑक्सीजन है। सही कर रहा हूं मैं? कैन यू ऑल्सो कंफर्म? 8 3 24 यहाँ पे आ रहे हैं, 2 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 4 23। ठीक है, सारे बैलेंस हो जाएंगे। नहीं ना, बैलेंस नहीं हो रहा। 24 ऑक्सीजन, 23 ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं हो रही। ए इज लुकिंग कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, उसके ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा बी को अगर हम देखते हैं तो 3 और ये 8 है, सो दिस 3 एंड 8 क्या हो जाएगा? 8 नाइट्रोजन है हमारे पास। 8 नाइट्रोजन का मतलब 2 2 3 6, यानी ये 2 हो जाएगा, और 8 तो इसको 4 कर लेते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 8 24, 24 ऑक्सीजन इधर, इधर कितनी है? 2 3 6, 6 18, 18 प्लस 2 20, 24, 24 24, ये तो हो गई बैलेंस। लग रहा है यही वाली होगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं पता। 3 8 देन 3, और ये क्या हो जाएगा? 8 नाइट्रोजन, 2 2 3 6 हो गए, 8 हो गए, ये तो ऑलरेडी 8 के साथ बैलेंस हो गया, और 4 हमको ये करने पड़ जाएंगे। लेट्स सी 24 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, इधर कितने हैं? 2 3 6, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 4 25 ऑक्सीजन। इधर 25 ऑक्सीजन आ रहे हैं, विच इज रॉन्ग। 3 8 3 4 2 6 6 2, सही है, ये आ रहा है मेरे पास। अच्छा, 24 oxygens over here, and over here we've got 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 plus 4 is 22, 22 plus 4 is 26। यहाँ तो और भी गलत आ रहा है। सो आई थिंक बी ही है हमारे पास जो आंसर, जो करेक्ट हमें दे रहा है। मतलब वो बैलेंसिंग सही दे रहा है जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली बैलेंस हो रहे हैं, और किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन को ऐसे बैलेंस करना इम्पॉसिबल हो रहा है। सो आई बिलीव द इक्वेशन शुड बी बी। 3B है, 3B है। ठीक है, समझ में आया ये? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी ख्वारी हमें ज्यादा करनी पड़ रही है। अगर कोई मसला है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है कि बैलेंसिंग कैसे कर रहा था मैं या क्या देख रहा था, तो इफ देयर इज प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू दैट तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। नो प्रॉब्लम। ओके, टेकिंग द वर्ड, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, a 3.7 gram sample of copper 2 carbonate is added to 25 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. Which volume of gas is produced at room conditions? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि आपको दोनों की बताई हुई चीज, सो यू हैव टू सी व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसके हिसाब से आप करोगे चीज। ठीक है, अच्छा कॉपर 2 कार्बोनेट, कॉपर 2 कार्बोनेट आई बिलीव शैल बी दिस, क्योंकि कॉपर 2 यानी CO2 प्लस, और कार्बोनेट भी CO3 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल आउट। ठीक है, सो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, फॉर्म क्या होगा व्हेन दे बोथ रिएक्ट? CO2 प्लस CuCl2, बिल्कुल, और H2O। अच्छा,
आपके पास ये आ जाएगा। तो CO2 प्लस CuCl2 प्लस H2 हो गई। अच्छा, अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। आई बिलीव दिस इज द बैलेंसिंग। CO2 एक आ गया, एक ऑक्सीजन, ये बैलेंसिंग हुई हमारी, ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग। अच्छा, अब द बैलेंसिंग इज दैट 1 मोल ऑफ CuCl requires 2 moles of HCl। ये है बैलेंसिंग। एक CuCO3 का जो मोल है उसको 2 मोल्स ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं हमारे पास कॉपर 2 कार्बन कितने मोल्स हैं, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी मोल्स निकाल लेते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट के मोल्स कितने आएंगे, वो आ जाएंगे मास अपॉन MR करके। सो मास क्या है, 3.7 ग्राम्स है। MR क्या है हमारा कॉपर का, कॉपर इज आई डोंट नो 63.5 होता है मेरे ख्याल से, 64 होता है। Copper is 63.5 and carbon is 12 and oxygen 60, ठीक है। सो क्या हो गया, 63.5 प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 16, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.03। Are you sure? 3.7 divided by 63.5 plus 12 plus 3 into 16, 0.03 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और अगर हम HCl के मोल्स निकालना चाहेंगे तो वो निकलेंगे कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 2 इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दैट वर्क्स आउट टू बी 0.05। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे डिड्यूस करते हैं, हमें यह पता है कि मोल इंटू 24, मोल इंटू 24 होता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग वी नो दैट 0.03 मोल ऑफ CuCO3 requires 0.06 मोल ऑफ HCl, राइट, 1:2 है। अगर तुम्हारे पास 0.03 मोल ऑफ CuCO3 है तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन यू नीड 0.06 मोल्स ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन, जो आपके पास अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, HCl है आपका लिमिटिंग एजेंट। आप इसको एडवर्स केस मतलब ऑपोजिट केस सिनेरियो देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि 0.05 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्स कितने, आधा, आधा है ना, 2:1 है इसके इधर से। तो रिक्वायर 0.05 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.025 मोल ऑफ CuCO3 एंड CuCO3 हमारे पास उससे ज्यादा ही है, ठीक है। वी हैव गॉट CuCO3 मच मोर देन दैट 0.025। तो इसका मतलब क्या है, हमारा लिमिटिंग एजेंट क्या है, हमारा लिमिटिंग एजेंट एक्चुअली HCl है। तो हम HCl के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, ना के CuCO3 के। अच्छा, अब पूछा हुआ क्या है, विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी अगर मेरे पास इसके मोल्स जो थे वो 0.05 थे HCl के, तो इसका मतलब है CO2 के कितने हो जाएंगे, 0.025 हो जाएंगे। 2:1 का रेशियो है, ठीक है। एंड नाउ आई कैन वर्क आउट द वॉल्यूम विल बी 0.025 into 24 which is 0.6 DMQ में पूछा है, CMQ में 0.6 DMQ, बिल्कुल सही है। So the answer works out to be 8। सर लिमिट आइडेंटिफाई किए बगैर वॉल्यूम भी तो फाइंड कर सकते हैं। कौन सा वॉल्यूम, नहीं नहीं कर सकते फाइंड। देखो, तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना है कि तुमने क्या लेना है, ठीक है। अगर तुम CuCO3 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे ना, तो तुम्हारे CO2 के मोल्स क्या आएंगे, 0.03 और फिर दैट मल्टीप्लाई बाय 24, वो तुम्हें 0.72 का आंसर देगा, विच इज रॉन्ग। अगर तुम CuCO3 को लिमिटिंग ले लेते हो तो वो गलत आंसर देगा। तो तुम्हें HCl को ही लिमिटिंग देना है ताकि तुम्हारा 0.025 मोल्स है, एंड देन यू गेट एन आंसर एज ए, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, उसको आइडेंटिफाई करे बगैर नहीं हो सकता, इसके आंसर वरना गलत आएंगे तुम्हारे पास। समझ रहे हो इस बात को, मतलब अगर तुम ये कहते ना कि मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लूं, यानी 1:1 रेशियो इसका देख लूं, तो वो गलत होता, बिकॉज वो मोल्स गलत आते। रेशियो तुम हमेशा लिमिटिंग का लोगे, यानी तुम CuCO3 नहीं लोगे, यू विल टेक HCl एज द लिमिटिंग रेशियो। पेपर 1 में एक्स्ट्रा पेजेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में, यार पेपर 1 में यूजुअली देते नहीं, एक्स्ट्रा पेजेस रिक्वेस्ट कर सकते हो लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेंगे। इसी पेपर में गंदगी, जितनी गंदगी करनी है इस पेपर में कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसी पेपर में करना पूरी गंदगी जो भी करनी है, आगे पीछे जहां जगह मिले ये देखने नहीं वाला कोई भी तुम्हारी वर्किंग, ठीक है। टेबल पे नहीं लिख सकते, टेबल पे भी लिख सकते हैं एक्सट्रीम केस सिनेरियोज। अच्छा,
दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं, ठीक है, फिजा ने पूछा है। लिमिटिंग रिएजेंट देखने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि भाई आप अपने रिएक्टेंट्स जो है उनका मोल रेशियो निकाल लो कि वो किस मोल रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है फिजा। फिर तुम उनके दोनों के इंडिविजुअली मोल्स निकाल लो कि भाई दोनों के इंडिविजुअली मोल्स क्या आ रहे हैं। फिर तुम ये देखो कि इक्वेशन मुझे क्या बोल रही है। फिजा मुझे इक्वेशन ये बोलती है कि अगर तुम्हारे पास 0.03 मोल्स ऑफ COCO3 है तो देन देयरफॉर यू नीड 2 टाइम्स द मोल्स, यानी 0.06 मोल्स ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन। फिजा मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास 0.05 है, समझ रहे हो। तो COCO3 कहता है भाई मुझे 0.03 अगर मैं हूं तो मुझे 0.06 मोल्स लाके दो, जो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, HCl लिमिटिंग है, HCl कम तादाद में। अच्छा, अगर हम इसको ऑपोजिट भी करके देख लें, अगर हम ऑपोजिट भी देख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 0.05 मोल्स ऑफ HCl की अगर मैं बात करूं तो उसको कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसको उसके आधे रिक्वायर्ड होंगे COCO3 के, और वो आधे हमारे पास है, हमारे पास COCO3 के आधे हैं। तो इसका मतलब है HCl ही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही है कमी में COCO3 एक्सेस में, दैट इज इन एन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। ओके, ammonium ions NH4 plus are formed when ammonia reacts with hydrogen chloride gas. Which statement about the changes that occur in this reaction is correct? Ouch. कौन सा आंसर आपको गलत लग रहा है, डी सही लग रहा है ऑन या गलत लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से डी रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज NH3 जो होता है, NH3 जो होता है वो अपना लोन पेयर लेके डेटिवली बॉन्ड करता है HCl के H प्लस के साथ, ठीक है। जो HCl होता है वो अपना H प्लस लूज करता है और नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके डेटिवली बॉन्ड कर लेता है विद दी हाइड्रोजन, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं मैकेनिज्म बनाने जाऊं तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट होता है, क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बेचारे हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन कम्स टू रेस्क्यू, गिव्स इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स NH4 प्लस एंड देन Cl नेगेटिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, the dipole moment of an ammonium ion is greater than the dipole moment of an ammonia molecule. हमने इसकी कल ही बात करी है, काफी डिटेल में बात करी है, 2 बच्चों ने पूछा था। अमोनियम आयन कैसा होता है? अमोनियम आयन इज अ टेट्राहीड्रल शेप, राइट, इट्स अ टेट्राहीड्रल शेप। और टेट्राहीड्रल मैंने आपको बताया था कि एक सिमेट्रिकल शेप है, इट्स अ सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। सिमेट्री में क्या मतलब होता है, अगर सारे एटम्स बराबर हैं तो इसका मतलब है ये जो है वो डायपोल नहीं रखता, दिस इज एक्चुअली ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर हो चुका है क्योंकि ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन सारे इसको इधर उधर से खींचे जा रहे हैं इनके ऊपर से, सो दिस इज अ सिमेट्रिकल बॉन्ड। लेकिन हाँ, जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया सिमेट्रिकल हरगिज नहीं है, अमोनिया जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, विच इज नॉट अ सिमेट्रिकल शेप। एंड द वे टू थिंक अबाउट अमोनिया इज लाइक दिस, नाइट्रोजन सबसे ऊपर और नीचे जा रहे हैं सारे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यू, ये हाइड्रोजन यू, यहाँ से इस तरह से ये, ठीक है। सो ये पोलर होता है, दिस इज पोलर, ठीक है। तो हमें क्या लिखा हुआ है, डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनियम आयन इज ग्रेटर, दैट इज रॉन्ग। अमोनियम आयन में डायपोल तकरीबन खत्म हो चुका है, ठीक है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। The H and H bond angle decreases when an ammonium ion is formed, वो भी हमको पता है, दैट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें होता है 107 डिग्रीज, इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है 109 डिग्रीज टेट्राहीड्रल का, ठीक है। सो इट डज नॉट डिक्रीज, इट इंक्रीजेस, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। Lastly, the hybridization of the nitrogen does not change, वो बात बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं कर रही, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना, कोई हमें रिजर्वेशन और नहीं करनी पड़ी, वही हाइब्रिडाइजेशन रख के हम बॉन्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन लोन पेयर इस्तेमाल करके एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्म कर रहा है विद हाइड्रोजन, द लोन पेयर वाज ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। उसको और कोई फर्दर हाइब्रिडाइजेशन या और कोई कहानी हमें नहीं करनी पड़ी, इट इज अ सिंपल, उसने बस कर दिया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, सही है। कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, ठीक है, चुप नहीं बैठना, आज पता नहीं चुप चुप बैठे बेचारे। विच फीचर्स इज प्रेजेंट इन बोथ इथीन एंड पॉलीइथीन? बी का रिपीट कर दें, एक क्वेश्चन कर दें, रिपीट पे प्लीज ज्यादा मत बात। विच फीचर इज प्रेजेंट इन बोथ इथीन एंड पॉलीइथीन? पॉलीइथीन, पॉलीइथीन क्या है, पॉलीइथीन तो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ना दोनों में, पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स तो तब होगा जब डबल बॉन्ड होगा, राइट, सो इट कांट बी द पाई कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, पाई कोवेलेंट बॉन्ड जब डबल बॉन्ड होगा, पॉलीइथीन डज नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड्स, राइट, पॉलीइथीन तो ये होता है ना, ये पॉलीइथीन है, आगे पीछे ये चल रहा है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें कोई पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे ना। इथीन में, हाँ, इथीन में पाई बॉन्ड्स होते हैं, उसमें है पाई बॉन्ड्स, लेकिन पॉलीइथीन में पाई बॉन्ड नहीं है, सही है, देयर इज नो पाई बॉन्ड इन दिस पॉलीइथीन, इसमें सारे के सारे सिग्मा है, ऑल ऑफ देम आर सिग्मास, ठीक है, सो डोंट गेट दैट कंफ्यूज्ड। सो पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा,
ठीक है, सो पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स इज रॉन्ग, बॉन्ड एंगल्स 109.5, पॉलीइथीन में 109.5 ही है, पॉलीइथीन टेट्राहीड्रल है, 4 के साथ बॉन्डेड है एक कार्बन, लेकिन पॉलीइथीन में 120 डिग्री है बिकॉज ट्राइगोनल प्लेनर वाली अरेंजमेंट है इसमें, दैट इज आल्सो रॉन्ग। sp3 ऑर्बिटल्स, दैट इज रॉन्ग, sp3 ऑर्बिटल्स इसमें नहीं है, इथीन में नहीं है, इसमें sp2 होंगे क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर रिजर्व हो चुका है, एक p ऑर्बिटल रिजर्व हो चुका है, तो s और 2p ही बॉन्ड करके sp2 बना सकते हैं, sp3 नहीं बना सकते, सो दिस इज sp2, दैट इज sp3, ठीक है, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। टू कंपाउंड्स, अच्छा एक चीज ये मारिज ने बोली थी, बी द HNH बॉन्ड एंगल, मारिज अमोनियम क्या है, अमोनियम टेट्राहीड्रल है ना स्ट्रक्चर, 4 बॉन्डिंग पेयर बन गए, अमोनिया क्या था, अमोनियम आयन क्या था, इट वाज 1 lone 3 बॉन्डिंग, ऐसा ही है ना, तो अमोनिया में 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल है ट्राइगोनल पिरामिडल, और टेट्राहीड्रल वाले अमोनियम आयन में 109 डिग्री का एंगल हो गया, 109.5 डिग्री का एंगल होगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करा, डिक्रीज नहीं करा ना, फ्रॉम अमोनिया, व्हेन अमोनियम इज फॉर्म्ड द बॉन्ड एंगल इंक्रीज, 107 टू 109 इज इंक्रीज। सर बट आयन में चेंज कैसे हुआ, क्या मतलब आयन में, अच्छा ये प्लस में क्यों बना, ये पूछ रहे हो, ये ऐसे बना ना, देखो NH3 प्लस H प्लस बिकम्स NH4 प्लस, सही है, एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, H एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड का H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, एसिड विल डिसोसिएट रिलीज H प्लस आयंस, NH3 accepts an H plus, it is a Bronsted-Lowry base, it accepts an H plus, H plus एक्सेप्ट करता है, और मैंने बोलता इक्वेशन तुम्हारी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का चार्ज आ रहा है तो राइट हैंड साइड का भी प्लस का चार्ज होना चाहिए, सो इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, नो नॉट सो इंक्रीज, इसकी वजह से इंक्रीज नहीं आ रहा, प्लस चार्ज की वजह से इंक्रीज नहीं आ रहा, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट की वजह से इंक्रीज आ रहा है ना बॉन्ड एंगल में, बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, बॉन्ड एंगल की बात है, ओके परफेक्ट। Two compounds of boron and sodium borohydride are, अच्छा two compounds are NaBH4 and BF3, boron trifluoride और NaBH4 आपको दिया है, what are the shapes of borohydride ion and boron trifluoride molecule, तो क्या ख्याल है बोरोहाइड्राइड आयन का शेप कैसा होगा और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का शेप कैसा होगा, अच्छा डू यू नो व्हाट अ स्क्वायर प्लेनर शेप इज, स्क्वायर प्लेनर शेप मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, पढ़ाया था, I don't remember teaching guys back then. अच्छा वैसे इसका आंसर डी है, ट्राइगोनल प्लेनो टेट्राहीड्रल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो हमारे कोर्स की स्पेसिफिक एग्जांपल है व्हिच इज BF3, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और BH4 माइनस आयन की बात हो रही है, बोरोहाइड्राइड आयन, तो दैट शैल बी अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। एज फॉर द AS लेवल देयर इज नो स्क्वायर प्लेनर शेप्स इन योर कोर्स, आपके कोर्स में कोई स्क्वायर प्लेनर शेप्स नहीं है, ये बोरोहाइड्राइड आयन हो जाएगा, ठीक है, Na हटा दूंगा, Na प्लस हटा दूंगा तो BH4 माइनस हो जाएगा, तो ये BH4 माइनस टेट्राहीड्रल बन गया, ठीक है, 4 बॉन्डिंग पेयर्स हो गए, ठीक है, तो एज विद रिगार्ड्स टू आवर कोर्स वी डोंट नीड टू नो इन एस लेवल स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन आई थिंक बताया जा सकता है तुम लोगों को स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। अच्छा स्क्वायर प्लेनर एक और शक्ल है जब एक एटम जो है वो 4 के साथ बॉन्ड करता है, एक शक्ल क्या है, एक शक्ल तो टेट्राहीड्रल है जो हम बनाते हुए हैं, हमने टेट्राहीड्रल के अलावा तो कोई देखा ही नहीं 4 बॉन्डिंग में, एक और शक्ल है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, देयर इज वन मोर शक्ल दैट इज नोन एज अ स्क्वायर प्लेनर। मेरी आवाज क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, लैग तो नहीं कर रहा, इट्स फाइन नाउ। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि 4 बॉन्डिंग में व्हेन यू गॉट 4 बॉन्डिंग पेयर्स, एक एक अरेंजमेंट क्या है टेट्राहीड्रल जो हम बनाते हैं, इस लेवल पे हमको टेट्राहीड्रल ही पता हो जाता है, ठीक है, देन हमारे पास दूसरा क्या आता है स्क्वायर प्लेनर, द नेक्स्ट देयर इज आल्सो अनदर ऑफ 4 बॉन्डिंग पेयर्स, एक और अरेंजमेंट जिसको हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स सच एज xenon क्वाड फ्लोराइड या xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड क्या होता है, xenon टेट्राफ्लोराइड कुछ ऐसा दिखता है, इट इज नॉट अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है, टेट्राहीड्रल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, टेट्राहीड्रल में क्या होता है ऐसे बनता है, ये एक ऊपर एक इधर एक पीछे एक नीचे, वही जो हमने देखा है वो जो एक सिमेट्रिकल का बहुत प्यारा सा शेप बनता है टेट्राहीड्रल में, दिस इज सिमेट्रिकल शेप एंड ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्रीज, ऑल ऑफ देम, नो बॉन्ड एंगल इज एनी अदर एंगल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ये होता है कि एक प्लेन के अंदर एक स्क्वायर अरेंजमेंट में ये सारे,
सो इफ यू सी दिस इज इन अ स्क्वायर अरेंजमेंट, ये एक प्लेन में है, दिस इज इन वन प्लेन एंड दिस इज स्क्वायर अरेंजमेंट, इसको कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। और ये केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे हैं, और A2 कोर्स में आप ऐसे देखोगे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होती है। उसमें से एक एग्जांपल ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जो आप पढ़ोगे नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू नो, बट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, एक कंपाउंड ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है। इसके अलावा और भी है कुछ, देयर इज प्लेटिन, प्लेटिन में भी कुछ ऐसी कहानी होती है। अब प्लेटिन मुझे याद नहीं पड़ रहा किस तरह बनाते हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली, तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। सो स्क्वायर प्लेनर भी एक अरेंजमेंट है जो आप अगले साल इन योर A2 कोर्स देखोगे, ठीक है। ट्रांजिशन मेथड्स एक चैप्टर आता है, उसमें ही देखनी पड़ती है, इसके अलावा तो कहीं नहीं देखनी पड़ती है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर का मकसद ये होता है, एक प्लेन में एक स्क्वायर अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फैसिलिटेट क्यों होता है इन द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, नजर आ रहा होगा स्क्वायर की शेप में है तो 90 डिग्री सारे बॉन्ड एंगल्स। अच्छा, दूसरी बात ये ऐसा क्यों होता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर क्यों? टेट्राहीड्रल जब है और उसमें सबसे कम रिपल्जन होती है, सो व्हाई हैव अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, हाउ इज अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल पॉसिबल? ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाया तो मैंने यहाँ पे 2 लोन पेयर बनाए, ठीक है। ज्यादातर ये तब आता है एग्जिस्टेंस में जब आपके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। और वो लोन पेयर्स ऊपर और नीचे से इतनी रिपल्जन कॉज कर रहे होते हैं कि द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन इज इन द प्लेन। तो इस तरीके से प्लेन फॉर्मेशन में वो 4 के 4 इस तरह से बॉन्ड जाते हैं, ऊपर नीचे सारे लोन पेयर्स और वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसको रिपेल कर रही है वो ये हो जाता है। इसी तरह प्लेटिन में भी देयर इज अ लॉट ऑफ डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एंड फ्लैंड, इनका बहुत सारी बकवास मिनरल्स में। तो उसी सेम रीजन के यहाँ कुछ ना कुछ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो रिपेल कर रही है, एंड देयरफॉर मेकिंग इट गो इनटू अ स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर बेसिकली ये होता है, सिंपल, बस इसको बस इतना यहाँ तक ही ना, एएस में कभी नहीं आने वाला स्क्वायर प्लेनर बनाने को या फिर बताने को, यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको पता है कि ये ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट एज अ कंप्लीटनेस मैंने आपको बता दिया स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, ठीक है। In an experiment, 0.1 mole of propanol is burned completely in 12 dm cube of oxygen measured at room conditions. What is the final volume of gas measured at room conditions? अल्लाह, आसान क्वेश्चन है, मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई थिंक वंस अगेन इट इज अ क्वेश्चन फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। पता नहीं इस दफा 2 क्वेश्चन भी दिए हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, क्योंकि 12 डीएम क्यूब ऑक्सीजन भी दी हुई है और 0.1 मोल ऑफ प्रोपनमोनॉल भी दिया है। वंस अगेन यू वर्क आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन यू वर्क आउट व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। सो प्रोपनमोनॉल, CH3 CH2 CH2OH plus oxygen that equals to CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो, 3 ये आ गए, 3 2 5 5 2 7 8 हो गए, यानी 4 हो गया ये, राइट। 3 2 6 प्लस 4 10, यानी 5 ये हो जाएगा, नहीं हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्या है, बोला भाई 0.1 मोल फॉर प्रोपेनॉल है, तो इसके तो 0.1 मोल है, दैट इज गुड, ये हमको पहले से ही बताया हुआ है, तो हमें कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा में क्या बताया हुआ है, ऑक्सीजन का बताया हुआ है 12 डीएम क्यूब ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, 12 को डिवाइड कर दूं बाय 24 डीएम क्यूब, मेरे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ O2। आई हैव गॉट 0.5 मोल्स ऑफ O2। अब हमने दोबारा से देखना है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट वही दोबारा से अप्लाई करते हैं। 0.1 मोल ऑफ प्रोपेनॉल रिक्वायर्स हाउ मेनी, 4.5 into 0.1 requires 0.45 moles of oxygen, ठीक है। यहां पे लिख भी लेते हैं, 0.1 mole of propanol requires according to the balanced equation 0.45 mole of O2। और अगर हम O2 के पर्सपेक्टिव से देखें बात, तो 0.5 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्स क्या, 4.5:1 का रेशियो है, राइट। सो बेसिकली अगर हम देखें 1:4.5 है, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन के 0.5 है तो मुझे कितने रिक्वायर्ड होंगे प्रोपेनॉल के। वी कैन डू यूनिटरी मेथड एंड वर्क आउट द एक्स के वो क्या आ रहा है, सो दैट विल वर्क आउट टू बी 0.111111, राइट। और 2.5 नहीं होंगे, नहीं ना, एक ऑक्सीजन ये रहा प्रोपेनॉल में 1 ऑक्सीजन प्रोपेनॉल, सो देयरफॉर इट विल बी 4.5, ठीक है। So 0.5 mole of O2 requires 0.111 mole of propanol। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, विच थिंग इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट प्रोपेनॉल है,
बिकॉज प्रोपेनॉल 0.1 को रिक्वायर्ड कितने 0.45 है और हमारे पास ऑक्सीजन के 0.5 है, यानी नजर आ रहा है ऑक्सीजन एक्सेस में, ऑक्सीजन इज एक्सेस, तो इसका मतलब प्रोपेनॉल ही लिमिटिंग है। सो यानी हम इसके मोल्स इस्तेमाल करके हम किसके निकालेंगे, क्या करना है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट रूम कंडीशंस। रूम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही होगी गैस। सो देयरफॉर 1:3 का रेशियो यानी 0.3 मोल्स ऑफ CO2 आपके पास बनेंगे। दूसरी चीज ये है कुछ ऑक्सीजन बची हुई भी होगी, कितनी ऑक्सीजन बची हुई होगी, you will have 0.3 mole of CO2 and you will also have a little bit of oxygen left, that is 0.5 minus 0.45 equals to 0.05 mole of O2 left. So इस बात का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस आर 0.35, 0.3 प्लस 0.05 into 24 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी एंड 8.4 dm3, राइट। कोई परेशानी इसमें, O2 एक्सिस में कैसे निकाला देखो, 0.45 है ना, लुक 0.1 मोल प्रोपेनॉल रिक्वायर्ड 0.45 मोल्स ऑफ O2, 0.5 मोल्स ऑफ O2 है, यानी इसका मतलब 0.05 मोल्स एक्सेस में है ना, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो भी मैंने अकाउंट फॉर करे पे। 0.5 नहीं, 0.5 minus 0.45 which is required, that means 0.05, that is oxygen in excess, ठीक है। Then चलो, okay. At a temperature of 2500 kelvins and pressure of this much, a sample of 0.321 grams of sulfur vapor has a volume of this much. What is the molecular formula of sulfur under these conditions, ठीक है। PV equals to nRT लगाते हैं, PV equals to nRT, प्रेशर क्या है 1 into 10 to the power minus 4, वॉल्यूम क्या है 2.08 into 10 to the power 6, मोल्स हमको निकालने हैं, R क्या है 8.31 है, टेम्परेचर 2500 केल्विन है, ऑलरेडी कन्वर्टेड सो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट एनी मोर। व्हाट आर दी मोल्स वर्किंग आउट टू, एक सेकंड नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वेट वेट वेट, हम MR निकाल लेते ना सीधा, हमें मास दिया हुआ है, हम MR निकाल लेना सीधा, यानी 0.321 डिवाइड बाय दी MR, लेट्स वर्क आउट दी MRE डायरेक्टली, ठीक है। 32.1 परफेक्ट, 32.1 आ रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही सल्फर एटम है, बिकॉज एक सल्फर एटम का ही 32.1 होता है। अगर ज्यादा होता तो एसेट होता तो फिर 8 टाइम्स 32.1 आता आंसर यहाँ पे, यानी अगर आंसर 256.8 आता तो मैं कहता एसेट, अगर 4 टाइम्स आता है इसका तो फिर मैं कहता ये 2 टाइम्स आता ये, तो देयरफॉर दिस इज 8। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो थोड़ी देर बाद जो है वो आसान सवाल भी आया, अच्छी अच्छी बात है, वरना जो है वो सवाल इतने मुश्किल से चल रहे थे, पेपर थोड़ा सा हार्ड है मेरे ख्याल से। In the structure of solid SiO2, each silicon atom is bonded to X oxygen atoms. Each oxygen atom is bonded to Y silicon atoms. Each bond is a Z-type bond. What is the correct combination of X, Y, and Z in these statements? Silicon dioxide का आपको स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता? C कहनी है मिशाल. Why is मिशाल saying C? SiO2 लिखा हुआ है ये तो, यानी 2 ऑक्सीजन विद 1 सिलिकॉन होंगे ना, ऐसे ही होगा नहीं होगा, फिजा भी सी कहनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे कोर्स में स्पेसिफिक केस स्टडी है जो हमें करनी है। इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल दैट इज अ टेट्राहीड्रल, दैट इज एग्जिस्ट इन अ टेट्राहीड्रल शेप, वो ऐसा होता है, और फिर उसके बाद फर्दर उसमें कंटिन्यूएशन आ रही होती है इस तरीके से। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स, देख रहे होगे दोनों सिलिकॉन एटम कंबाइंड है, और एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर ये 4 यानी मतलब 2:4 का रेशियो है तो ये 1:2 कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, यानी 1:2 लिख रहे हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं यानी बेसिकली हम ये लिख रहे हैं, हम उसका जो पूरे मॉलिक्यूल के ओवर उसका रेशियो बन रहा है हम वो लिख रहे होते हैं। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ये जो SiO2 है दिस इज मिसलीडिंग, ठीक है। इसी तरह आपको याद होगा जब हम फॉर एग्जांपल NaCl का लैटिस बनाते हैं तो NaCl में भी देयर इज, आपको याद होगा कि एक Na एक Cl के साथ बॉन्ड नहीं होता, एक Na
कई सारे 6 Cl के साथ बॉन्ड होता है और 6 Cl 6 Na के साथ बॉन्ड होते हैं, वो रेशियो 1:1 निकलता है ओवर द होल मॉलिक्यूल। तो जायंट स्ट्रक्चर्स में इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाली एग्जांपल याद होनी चाहिए, NaCl वाली एग्जांपल याद होनी चाहिए, वो उसके अंदर कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं हो रहे, कौन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोडियम है, ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि ये क्या होता है, और ये याद रहे कि इसमें जो है वो ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट में होता है। आप पूरा क्यूब बना के देखोगे फिर कि कौन सा कितने बॉन्ड आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 6:6 का रेशियो होता है NaCl, ठीक है। सो ये चीजें देख लेना कि ये क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। पता नहीं, मारिज कभी कभी वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो पता नहीं है, लेकिन यूजुअली यू शो अ गैप, लेकिन बहुत द गैप मतलब इट्स सपोज टू बी रेगुलर लैटिस, तो इतनी आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम की बात होगी। लेकिन आई होप थोड़ी बहुत जगह छोड़ दी, बिल्कुल चिपका चिपका के नहीं बनाया हो, ताकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स बनाने की जगह हो तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आई वुड से जो चीजें नहीं याद आ रही हैं जो भी है उसको बस रिवाइज कर लो, उसको बस देख लो, ठीक है। और क्वेश्चन जो है ना बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से आपको पता होगा, आपको नजर आ रहा होगा, एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बार बार ही, वो यार। तो बस वो देख लो, उसमें इतना ज्यादा इतना परेशान नहीं हो। बॉन्डिंग इज नॉट दैट हार्ड ऑफ अ चैप्टर। बस वो चीजें रिवाइज कर लो जो भूल रहे हो, उनको देख लोगे तो बस वो नई नई चीजें सीखते जाओ। जो नहीं, मैं यही बोलूंगा अभी ईयरली पास वर्जी करते रहो, और टॉपिकल्स पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। ईयरली पास वर्ज करके जो जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको देख लो, उनको समझ लो, तो तुम्हारी नॉलेज में फिर इजाफा हो जाएगा। क्योंकि बार बार वही चीज करना विच यू ऑलरेडी नो, दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो जो चीजें नहीं आ रही है उनको देख लो, वो क्या थी या क्या होनी, क्या कैसे करनी, अगर पहले नहीं पढ़ा होता तो वो देख लो। बाकी आई डोंट थिंक कोई जरूरत है कि बार बार पूरे टॉपिकल्स किए जाए। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाइट्रिक एसिड इज मेड इंडस्ट्रियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। The overall equation for the process is shown. Equation 1, NH3 plus 2O2 वालेकुम अस्सलाम Nuwaifa, equals to HNO3 plus H2O. The process happens in 3 stages. The equations and enthalpy changes for these stages are given. 4NH3 plus 5O2 equals to 4NO plus 6H2O. 2NO plus O2 equals to 2NO2. 4NO2 plus O2 equals to 2H2O plus 4 equals to 4HNO2. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। What is the enthalpy change of the process shown in equation 1? अच्छा, तो ये है, and it is progressing via a series of steps, ठीक है। ये एक स्टेप में नहीं होती, ये बहुत सारे स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है, और सबकी हमें एंथैल्पी चेंज दी गई है। इसका हेस साइकिल ही बनाना होगा हमें, वो साइकिल बनानी होगी और फिर देखना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, दिस इज विंटर 2312, ठीक है, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं उसकी। NH3 plus 2O2 equals to HNO3 plus H2O. अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अब स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 ये है कि भाई NH3 जो है वो 5 O2 के साथ रिएक्ट करता है और NO और 6 H2O बना देता है। सो बेसिकली दिस प्लस, अच्छा एक काम करते हैं यार, लाइक दिस, चलो चलो इसको कर रहे हैं। अच्छा, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब बेसिकली मुझे हेस साइकिल बनानी है, तो हेस साइकिल बनाते हैं उसको। अच्छा, अब स्टेज 1 ये रहा। स्टेज 1 क्या कह रहा है? स्टेज 1 ये कह रहा है कि 4 NH3 होने चाहिए। सो 4 NH3 मींस इसको मुझे, यानी मतलब मुझे यहाँ पे 4 करने पड़ेंगे, तो मैं अपनी इक्वेशन 1 को 4 के हिसाब से बैलेंस कर। सो 4 NH3 रिक्वायर्स 4 2 8, 8 O2 विल फॉर्म 4 HNO3 एंड 4 H2O, ठीक है। तो ये मेरे पास ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये फॉर द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मेरी स्टेज 1 जो है वो 4 NH3 बोल रही है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल कर रहा हूँ। बस दिमाग में रखना है कि हमें, क्योंकि इवेंचुअली इक्वेशन 1 की निकालनी है, इसकी निकालनी, तो हमें डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा एनर्जी चेंज को, सो दैट आई गेट द एग्जैक्ट एनर्जी चेंज, ठीक है। सो क्या कर रहे थे, फिर से रिपीट, आई मिस्ड, कुछ भी नहीं करा था मैंने, इक्वेशन 1 नीचे लिखी है, और अब मैं स्टेजेस में जो हूँ सारी हेस साइकिल बनाऊंगा। स्टेज 1 क्या कह रहा है? 4 NH3, तो मैंने पहले इक्वेशन 1 को 4 NH3 के हिसाब से बैलेंस कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे क्या पता है कि 4 NH3 में जब मैं 5 O2 ऐड करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई ऐड 5 O2, तो क्या होता है, या बल्कि 5 O2 ऐड नहीं करते, इसको एक ही स्टेप, ओ भाई ऐसे नहीं करो, ठीक है। Yani basically when 4NH3 react with 5O2, you get 4NO and 6H2O. So 4NO plus 6H2O.
अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि 4 NH3 के साथ 8 O2 रिएक्ट करते हैं, 5 O2 रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज 1, नॉट 8। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 O2 अभी बचे हुए, देयर इज 3 O2 स्टिल रिमेनिंग ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बन गए 4NO6H2 और 3O2 ऊपर के रह गए। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 ये है कि 2NO रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म्स 2NO2। अभी मेरे पास क्या है? अभी मेरे पास 4NO है। हाँ, एक सेकंड मैं इसको कर लूं, फिर मैं दोबारा से मान लिख लेता हूँ। सो 4NO है, बस 2NO तो नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे इस इक्वेशन को 4 के हिसाब से करना पड़ेगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2O2 हो जाएगा और ये 4NO2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बोला हुआ है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, इसका एंथैल्पी चेंज निकालना। और फर्दर उन्होंने बताया हुआ है मरियम हमें कि तुम्हारी स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है और स्टेज 3 है। सही है। स्टेज 1 वो है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये, इन 3 स्टेजेस में जाता है। और हर स्टेज की तुम्हारे लिए क्या दी हुई है? तुम्हें हर स्टेज की एंथैल्पी चेंज दी हुई है। दे हैव गिवन दैट टू यू। अब हमें क्या करना है मरियम? हमें हेस साइकिल बनानी पड़ेगी ताकि हमें एक साइकिल पाथ मिल जाए, एक ऑल्टरनेट पाथ में मिल जाए जिसके थ्रू हम एनर्जी चेंज निकाल सके। सो बाय रिलाइंग ऑन ऑल ऑफ दीस थ्री आई विल मेकिंग अ हेस साइकिल। ठीक है। अच्छा, तो पहले जो समझने की बात है वो ये समझने की बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारी इक्वेशन 1 ऐसे लिखी हुई है, विच इज 1 2 1 एंड 1, इस तरीके से लिखी। ठीक है। मेरा स्टेज 1 कैसे है? या चलो एक काम करते हैं, हम इसी इक्वेशन के लिए करते हैं, लेट्स डू इट फॉर दिस इक्वेशन, हम और जो है उसको करते हैं। हम अगर इसी इक्वेशन के लिए करेंगे तो इसका मतलब है मुझे 1NH3 चाहिए। सो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर, जब मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और वो 6/4 हो जाएगा। 6/4 मेरे ख्याल से 3/2 हो जाते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब मुझे पता है एक NH3 जो है वो 5/4 O2 के साथ रिएक्ट करता है। 5/4 कितने होते हैं? 5/4 इज 1.25। ठीक है। सो 1NH3 will react with 5/4 O2 and produce 1NO plus 3/2 H2O। ठीक है। अच्छा, 5/4 कितने होते हैं? 5/4 होते हैं 1.25। मेरे पास कितने? मेरे पास 2 थे, तो इसका मतलब है 0.75 O2 अभी भी बच गए। एक काम और कर लेते हैं इसको, और इसमें से कंफ्यूजन करने के बजाय इसको डेसिमल में ले लें। ठीक है, तो ये 1.25 आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है। ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू इट इन डेसिमल्स। ये हो जाएगा 1.5 और O2 कितने रह गए? 2 में से 1.25 इस्तेमाल हो गए तो 0.75 पीछे रह गए O2। ये यहाँ पे हमारे पास रह गए। अब हमें क्या करना है? अब NO रिएक्ट करता है विद O2 एंड फॉर्म्स 2NO2। वंस अगेन मेरे पास एक ही NO है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, हम इसको भी डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, ये 0.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। यानी अब मुझे बदल गया। ठीक है, एक NO 0.5 O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? एक NO2 फॉर्म करता है। सो हमारे पास NO2 आ जाएगा प्लस 1.5 H2O आ जाएगा। वो पहले वैसे का वैसा ही, वो चेंज नहीं हुआ, और 0.75 में से 0.5 इस्तेमाल हो गया, यानी 0.25 O2 अब मेरे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है। फिर क्या हो रहा है? NO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है और H2O, 2 H2O के साथ रिएक्ट करता है और 4 HNO3 बना देता है। वंस अगेन मेरे पास NO2 एक ही है और मेरे पास HNO3 भी एक ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वंस अगेन आई एम डिवाइडिंग दिस बाय ए 4 ताकि ये 1 हो जाए, ये 0.25 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4 इज 0.25, ये हो जाएगा 0.5 और ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। राइट। सो नाउ 1NO2 प्लस 0.25 O2 प्लस 0.5 H2O विल गिव मी 1 HNO3। 1 HNO3 बच जाएगा और 1.5 में से सिर्फ 0.5 H2O इस्तेमाल हुआ, यानी 1 H2O बच जाएगा। यानी मैंने जो है वो कंप्लीटली एक हेस साइकिल बना ली, जो यहां से स्टार्ट हुई और घूमते घुमाते मुझे वहां पे ले। सो नाउ आई हैव मेड अ हेस साइकिल। ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू राइट द एरोज डाउन कि वो क्या 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 है, और फिर मैं आराम से कर सकता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी मुझे इसकी एंथैल्पी चेंज को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी -904 शैल बी डिवाइड बाय A4 विच इज -226 इस डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन मैंने 2 से डिवाइड किया, तो उसकी एंथैल्पी चेंज यानी -114 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, -57 ये आ जाएगी। और नेक्स्ट वाली क्या है? -348 डिवाइडेड बाय, वन सेकेंड में तो 4 से डिवाइड किया था, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा -87।
and now I can work it out. Minus 226 minus 57 and minus 87 will give me my answer, which is coming out to be minus 226 minus 57 minus 87, which is minus 370. ठीक है? B 1H2O इसलिए बिकॉज देखो मरियम स्टेज 3 क्या कह रहा है, मुझे 0.5 H2O चाहिए. जब तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो कह रहा है मुझे सिर्फ 0.5 H2O चाहिए. ठीक है, तो 1.5 में से जब 0.5 H2O इस्तेमाल होगा तो 1 रह जाएगा ना, और वो 1 देखो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं था, सो दैट वो पूरी बैलेंस हो गई, हमारे को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एनी कंफ्यूजन इन दिस? आई नो ये रेटिंग बहुत गंदी करी है मैंने, बट आई होप समझ में आ गया. अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो. आगे आपने प्लस कर दिया, क्या प्लस कर दिया? ये एंथैल्पी चेंज का पूछ रहे हो? हाँ, एंथैल्पी चेंज है ना. देखो अगर तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो ऑल्टरनेट पाथवे क्या है, तुम पहले नीचे जाओ, फिर यहाँ से यूं जाओ, फिर यहाँ से यूं जाओ. सारी एरोस कॉम्पनसेट कर रहे हैं, सारे एरोस की डायरेक्शन वैसी ही रखो, वैसे ही ऐड कर लो. जी ओके, चलो आगे चलते हैं इस सवाल से. होपफुली अब कुछ आसान सवाल होंगे. क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड. क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड. Which words correctly describe this reaction? Redox, displacement, disproportionate. 2 तो है और 1 भी है मेरे ख्याल से. 0 -1 +1 +1 -1 0, right? So I think it is also a redox reaction because chlorine reduced हुआ है और bromine oxidized हुआ है, और displacement भी है, क्लोरीन ने बाहर निकाल दिया ब्रोमीन को. ठीक है, सो दैट शुड बी 1 and 2 ओनली, दैट इज 12B. अच्छा एक और चीज मैं जरा देख लूं, मैंने सही किया है? हाँ बिल्कुल सही किया. ठीक है. अच्छा, the equation for the reaction between aqueous copper ions and aqueous iodide ions is as follows. What is the change in oxidation state of the copper? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज है? बहुत ही आसान है, ये तो बकवास सवाल है. 13, क्वेश्चन नंबर 13. C, right? It should be C. +2 to +1. आयोडाइड -1 होता है, कॉपर क्या हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली कॉपर +1 हो जाएगा. 0 ऑक्सीडेशन, अब इनका ओवरऑल चार्ज 0 है, सो -1 +1 0, सो +1 यानी +2 से +1 गया है कॉपर, सो दैट शुड बी C. अच्छा, फिर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ 3 gases, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, is at a total pressure of 500 kilopascals. There is a total of 1.2 moles in the gas mixture. If the oxygen gas alone occupied the entire volume of the mixture, it would exert a pressure of 150 kilopascals. क्या मतलब है इस बात का? What do you think they're telling you by this line? इस बात का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है. वेरी गुड. सो दिस इज द ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. ये जो हमें बताया हुआ है ना 150 किलो पास्कल्स, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताया हुआ है कि भाई अगर बाकी सब गैस को हटा दो तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना भाई, सिर्फ उस गैस की वजह से प्रेशर. तो ये बोल रहे हैं सिर्फ उस गैस की वजह से प्रेशर आपको 150 × 10⁻³ मिलता है. ठीक है, टोटल प्रेशर ये रहा, दिस इज टोटल, और ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके टोटल मोल्स है. ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? At room conditions, the amount of nitrogen gas in the mixture would occupy a 5.76 dm³ of volume. मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया उससे आगे. अगर हमें ये बताया हुआ है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 150 × 10⁻³ है, that is easy to work out. The moles of oxygen, moles of O2 divide by the total moles 1.2, then into the total pressure यानी 500 kilopascals. सॉरी, एक चीज ये 150 एंड मल्टीप्लाइड बाय 500 kilopascals किसके बराबर होना चाहिए था? 150 × 10⁻³ के बराबर होना चाहिए था. आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो और आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. आपके पास क्या आ रहे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो मुझे कोई बच्चा बता दे. दूसरी बात, हम नाइट्रोजन के भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं मोल्स. कैसे? बिकॉज हम सबको पता है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, we know every gas at room condition occupies 24 dm³. तो कोई अगर 5.76 कवर, अगर some amount of gas is occupying 5.76, so we can divide that by 24 and we can work it out. So 0.36 ये आ रहा है, और नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं? 0.24 आ रहे हैं.
राइट। और फिर हमें जो है वो आर्गॉन के भी मोल्स मिल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे मिलेंगे? 1.2 टोटल थे, उसमें से 0.36 सब्ट्रैक्ट कर लो और उसमें से 0.24 सब्ट्रैक्ट कर लो। यप, व्हाट आर द मोल्स ऑफ आर्गॉन? 0.6। आर्गॉन के हमारे पास मोल्स 0.6 है। और अब हमें बोल रहे हैं भाई पार्शियल प्रेशर निकाल दो आर्गॉन का वापस से, तो कोई मसले की बात नहीं है। 0.6 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 500 इंटू 10⁻³ आंसर आपके पास 250 किलो पास्कल्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी पीजी क्वेश्चन। बस डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी थी भाई, बच्चा खुद इसमें से निकाल के लगा देगा चीजों को। कोई मसला कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? 0.2 moles of sulfur dioxide and 0.2 moles of oxygen are placed in a 1 dm cube sealed container. The gases are allowed to react until equilibrium is reached. At equilibrium, there is 0.1 moles of SO3 in the container. What is the value of Kc? क्या करेंगे हम इसके लिए? आइस मेथड करेंगे। वेरी गुड। सो लेट्स अप्लाई आइस मेथड। अच्छा, आइस मेथड क्या कहता है? इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। इनिशियल क्या थे? SO2 के इनिशियल ने बोले में 0.2, ऑक्सीजन के भी इनिशियल जो थे वो 0.2 थे। SO3 के क्या होंगे इनिशियल? बताया हुए नहीं इधर, 0 हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमें क्या बताया हुआ है? SO3 के इक्विलिब्रियम पे 0.1 थे। SO3 में चेंज कितना आया? प्लस 0.1 का। SO2 में डिक्रीज कितना आएगा? नॉट प्लस 0.2, प्लस 0.1 का आया ना। SO2 में डिक्रीज माइनस 0.1 का आया होगा, और O2 में कितना डिक्रीज आया होगा? माइनस 0.05, हाफ ऑफ दैट। सो इसका मतलब है ये बच गया 0.1 और वो बच गया 0.15। नाउ वी कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ Kc। अच्छा, Kc कैसे निकलेगा? Kc निकलेगा SO3 की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय O2 एंड देन SO2 की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली यूनिट कैंसिल नहीं हो रहे, तो आपको वॉल्यूम से भी साथ साथ डिवाइड करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज वॉल्यूम इज 1 dm क्यूब, तो डिवाइड करो ना करो 1 से डिवीजन आंसर वही आता है, राइट? सो इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर वे। सो Kc कैन बी वर्कड आउट 0.1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर्ड। O2 क्या है? 0.15 डिवाइड बाय 1 एंड देन 0.1 डिवाइड बाय 1 एंड देन स्क्वायर। सो बेसिकली ये और ये कैंसिल आउट हो गया। बस मेरे ख्याल से 1/0.15 कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, which is 6.67। सही। वंस अगेन इजी क्वेश्चन, उसमें कुछ खासा मुश्किल नहीं था। The decomposition of hydrogen peroxide in the presence of MnO2 produces water and oxygen gas. ठीक है, the volumes of gas collected when 0.2 grams of MnO2 is added to two different hydrogen peroxide solutions at 20 degrees Celsius shown on the graphs as curves x and y। ठीक है, तो MnO2 आप सबको पता है मैंगनीज ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जब हम 0.2 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, तो दो कर्व्स दिए हैं आपको जो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस बन रही है आपके पास। ठीक है, now they've given you some options A B C D। they're saying which row will result in the curves shown, which row will result in the curves shown। चलो, now let's do this question। अच्छा, सबसे पहली बात जो हमने समझनी है वो ये समझनी है कि x और y में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। कैन यू सी दैट? भाई अगर देखो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर या कैटलिस्ट के साथ खेला होता, या कोई और ऐसे प्रेशर के साथ खेला होता है, कोई या सरफेस के साथ खेला होता, तब कोई सेंस नहीं बनता कि आपकी एक्स और वाई की जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो डिफरेंट आ जाए। डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब यही है कि भाई इनिशियली आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन करी है, राइट? मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स थे इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, एक्स में यू हैव गॉट मोर रिएक्टेंट, और y में आपके पास क्या है? y में आपके पास लेस रिएक्टेंट है, यू हैव गॉट लेस रिएक्टेंट।
तो सबसे पहले तो हमने वो ऑप्शंस देखने हैं कि भाई x में मोर रिएक्टेंट हो, y में लेस रिएक्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, तो 50 इंटू 0.1, वैसे तो 50 इंटू 0.1 नहीं होगा, लेकिन अगर हम रूटली करें कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम होता है ना, मोल्स, सो तकरीबन तकरीबन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। अच्छा, ये गलत कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते नहीं है, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके करते हैं, लेकिन हमें भी सिर्फ कंपैरिजन करना, तो कोई इतने मसले की बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.2, ये 100 हो गया, ओ सॉरी 0.1 हो गया। और अच्छा, तो कन्वर्जन कर दिया है, ठीक है, तुम लोगों ने कन्वर्जन कर दी, मैं सिर्फ देखा नहीं। हाँ, कन्वर्जन कर दिया तुमने जो आंसर दिया तो कन्वर्जन के साथ ही था, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, 25 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, और ये भी 0.4 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, एक्स में ज्यादा होना चाहिए देन बाय। अब एक्स में कहाँ कहाँ ज्यादा, 10 होगा, 10 होगा। एक सेकंड, क्या होगा भाई, सही है। 0.25, 0.4 और 0.4, कन्वर्जन नहीं किया हमने, ठीक है जी। नहीं नहीं, हमने डीपी गलत नहीं लगाया, यही आएगा, ठीक है। सो दीज आर दी आंसर्स। हमने अभी कन्वर्जन नहीं करी, हमने सेंटीमीटर क्यूब वाली कन्वर्जन नहीं करी, सिर्फ कंपैरिजन के लिए देख ले, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखते हैं, हमने कहा था एक्स ज्यादा होना चाहिए वाई से, ऑप्शन ए में नहीं है, एक्स वाई से ज्यादा नहीं है। ऑप्शन बी में एक्स वाई से ज्यादा है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन सी में भी एक्स वाई से ज्यादा है, कंसिडर कर सकते हैं। डी में एक्स और वाई सेम है, तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या हमने देखनी है, हमने ये देखनी है कि जो एक्स का रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी, जो y का रेट ऑफ रिएक्शन है, that is much more than the rate of reaction of x. We know that y has much more rate. तो इस बात का मतलब ये है कि y में जो है वो ज्यादा ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रेट फास्ट कर रहे होंगे। अब उसको वो कैसे कैसे होता है, वन ऑफ द थिंग्स इज दैट इट शुड बी इन अ पाउडरी फॉर्म। एक थिंग थी ना कि सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट बढ़ा दो, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा दो, तो एक आपके पास आ गया, एक को पाउडर में इस्तेमाल कर लो, एक को लंप में इस्तेमाल कर लो। दूसरा आपके पास क्या होता है, दूसरा आपके पास ये भी होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, एंड वी कैन सी दैट इन वाई द कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाले ऑप्शन में, कॉन्सेंट्रेशन जो वाई में है वो उससे ज्यादा है। सो दैट इज एक्सप्लेनिंग द फैक्टर्स, ठीक है भाई, वाई का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आना चाहिए था बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसमें पाउडर भी आपने इस्तेमाल किया है। और दूसरा, जहां तक बात ये थी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम आ रहा है, तो वो हमने देख लिया मोल कैलकुलेशन करके कि इनफैक्ट वाई में कम ही आए, ठीक है। सर ये सब क्यों करना है, मोर वॉल्यूम मतलब मोर गैस प्रोड्यूस, ऐसे करना ही करना। मिशाल, मोर वॉल्यूम मोल्स पे डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम के थ्रू तो तुम थोड़ी देख सकते हो। H2O2 इज एक्वियस, ठीक है, मोल्स के साथ ही देखोगे ना, वो तो इस केस में हो सकता है चल गया हो, लेकिन मोल्स के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स किसके ज्यादा है उसके हिसाब से होगा, वॉल्यूम नहीं, कभी वॉल्यूम को भी देख के नहीं करते, ना ही हम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ देख के करते हैं। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन किसी को, एनी अदर इश्यूज। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है गलत लिखी हुई, मैंने सेंटीमीटर की कन्वर्जन नहीं करी, अगर आप करते तो फिर डिफरेंट आती, ठीक है। हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करने के लिए करा है, हमने कोई बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइजिंग डिटेल में हम नहीं गए, हमने सिर्फ कंपैरिजन करना था कौन सा किसका ज्यादा आ। हाँ, लाइवा इसमें आ गया था, वह हर दफा नहीं आएगा, बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा होना मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मोल ज्यादा है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो, तो फिर क्या होगा, मोल्स कम आ जाएंगे, तो फिर उस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट कम होनी चाहिए थी, राइट। तो उसका भी ध्यान रखना, मोल्स के हिसाब से देखना हमेशा। अच्छा जी, अब ये क्या है, द डायग्राम शोज अ गैस सिरिंज विद अ फ्री मूविंग पिस्टन, द सिरिंज कंटेन्स gaseous hydrogen, gaseous iodine and gaseous hydrogen iodide at equilibrium। हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों के तीनों यहाँ पे अंदर इक्विलिब्रियम में। थ्री चेंजेस आर लिस्टेड, increasing the total pressure by adding an inert gas and keeping the volume constant,
increasing the pressure by adding more gaseous hydrogen iodide and keeping the volume constant, decreasing the volume by pushing the piston to the left. Which change will result in an equilibrium position at which the rate of forward reaction has increased? Equilibrium position जो भी है उससे उनका सरोकार नहीं है, वो कह रहे हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट इंक्रीज। ठीक है, सो आपका जो रेट होना चाहिए है दैट शुड इंक्रीज regardless of the equilibrium position. So rate of the forward reaction must increase. तो अब कौन कौन से आपके पास? अब increasing the total pressure by adding an inert gas and keeping the volume constant. अच्छा, अगर मैं ये करता हूं कि मैं inert gas को बीच में डाल देता हूं तो क्या इससे मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं, वो तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना जो और उनको रिएक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कॉज करेगी। सो दिस इज नॉट द वन, दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय एडिंग मोर गैसियस हाइड्रोजन आयन कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा है। अगर हमें एक गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, हम उसको और इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन होगी। दिस इज करेक्ट। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय पुशिंग द पिस्टन टू द लेफ्ट, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी आपकी, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम योर कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। ठीक है, या फिर ये सोच लो आप ज्यादा करीब आ गए हैं तो अब कोलाइड करना ज्यादा आसान होगा, हर थोड़ी देर बाद किसी में जाके टूट जाएंगे। सो द आंसर शुड बी डी। ठीक है, सेकेंड की एक्सप्लेनेशन रिपीट कर दें, आप स्टक हो गए थे। सेकेंड की एक्सप्लेनेशन ये थी कि जब तुम हाइड्रोजन आयोडाइड उसमें डालोगे व्हेन यू विल पुट इट इन योर गैस सिरिंज, ठीक है, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, हमने पढ़ा था ना, अगर हमें गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी हो तो हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, राइट। सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। या फिर इन अदर वर्ड जैसे सोच लो कि तुमने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा कर दिए, अब वो ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन होना शुरू हो जाएगी, मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन हो जाएगी, मोर सक्सेसफुल कोलिजन हो जाएगी। एंड नंबर 3 इज दैट डिक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय पुशिंग द पिस्टन टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट पे पुश करोगे तो अब छोटी सी जगह में अब जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी कोलिजन ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। या फिर ये सोच लो कि जब तुमने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी रिएक्टेंट्स की, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो वंस अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, अच्छा मैं 2 का ये बोल रहा था कि जब तुम हाइड्रोजन आयोडाइड और डाल दोगे अंदर तो क्या होगा, अब रिएक्टेंट बढ़ गया, वो ये तो रिएक्टेंट है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड इज द रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ, तो तुमने हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ा दिया है, अब क्योंकि वो इंक्रीज कर गया है इन द रिएक्शन वेसल, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडीन और बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ेंगे तो मजीद और रिएक्शन होगा फॉरवर्ड वाला। मतलब व्हाट बेसिकली यू अंडरस्टैंड कि आपने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, उसमें डाल तुम प्रोडक्ट रहे हो लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड होगा, मोर हाइड्रोजन आयोडीन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड देन फर्दर मोर फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो आपका फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा इवेंचुअली। सो सेकंड एक्सप्लेनेशन ये है कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, और थर्ड की एक्सप्लेनेशन यही है कि तुम अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, राइट। सो वंस अगेन योर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। या फिर ऐसे सोच लो कि कम छोटे से वॉल्यूम में अब ऑब्वियसली हल्का फुल्का भी इधर उधर जाएंगे तो किसी न किसी तरह के कोलाइड कर लेंगे, ज्यादा करीब होगा सारे के सारे पार्टिकल्स। सो देयरफॉर सेट 2 एंड 3 आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, अभी तो नहीं हुई लैग, आई होप नॉट। ओके चलो, which row gives the best description of the variations in the melting points and first ionization energies of the elements in period 3 from sodium to argon? D, right? Increase up to a peak at silicon, silicon has a giant covalent structure, और फिर decrease करते हैं उसके बाद से so and so forth। और अगर हम first ionization energy की बात करें तो across the period it generally increases with some slight dips। Okay, X and Y are atoms of different elements in period 3 of the periodic table. Neither X nor Y is argon. ठीक है, argon के अलावा X is a non-metal. X has a greater atomic radius than Y. Which statement is correct? अच्छा, अब ये मसला होगा हमको। X has more occupied electron shells than Y. अच्छा, अगर X का greater atomic radius है तो पीरियड में बाद में आएगा या पीरियड में पहले आएगा? If it has a greater atomic radius, should it be before Y or should it be after Y in the period? Before होगा, before होगा ना, because across the period atomic radius decreases. Across the period atomic radius decreases. So if X has a greater atomic radius, it should be before Y. सही बोलो ना, atomic radius बड़ा होता ना, nuclear charge increase, shielding remains for, हाँ, तो atomic radius आपका decrease कर रहा है, your atomic radius decreases from X to Y,
इसका मतलब है एक्स वाई से पहले। आयन का तो बढ़ता है, आयन का है, आयन तो नहीं लिखा हुआ इधर। एक्स हैज अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन वाई, एटॉमिक की बात होगी ना अभी तो। आयन का तुम सही कर रहे हो, नेगेटिव आयन का बिल्कुल ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, एक्स हैज मोर ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स देन वाई। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। अगर दोनों पीरियड में है, एक ही पीरियड 3 में है, तो तीनों के थर्ड शेल ही होगा। गलत बात है ये तो। एक्स हैज मोर प्रोटॉन्स इन ईच एटम देन वाई, वो भी गलत होगा। अगर एक्स पहले आ रहा है तो उसमें प्रोटॉन्स पहले नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। X has the same number of outer electrons in each atom as Y. That is also not possible. They cannot be in the same group while being in the same period. And so Y should be a non-metal. यही logical explanation बचती है, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है हमारे पास. So it should be D. मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। इसके अलावा कुछ और तो हम कहते हैं ना यार ठीक है ये होता है। अच्छा नहीं नहीं सही है, एक्स इज नॉन मेटल, नॉन मेटल है ठीक है, तो सेंस बन रहा है नॉन मेटल ही आएगा बाद में, उसके बाद तो नहीं आ। आई गॉट स्टक अगेन। सर वैसे आपने कहा था आपने शिफ्ट किया पूरा कंप्यूटर वगैरह, कैसे किया, कैसे किया, क्या मतलब शिफ्ट करना कंप्यूटर में, तो इससे क्या मसला होता है? कंप्यूटर इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू शिफ्ट अराउंड। तारे लगा के, तारे निकाल के तारे लगानी होती है दोबारा से, तो मसला ही है। ठीक है, 24 mixtures are added, 4 mixtures are added to 4 separate 50 cm cube samples of water and are stirred. Which mixture results in a solution with the highest pH? Highest pH। अगर मैं फॉस्फोरस क्लोराइड डालता हूं, क्या चीज कोर्स में है सर? आई थिंक दे मेंट एज इन कोर्स। कोर्स क्या मतलब? हाँ, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कोर्स कहाँ से आ गया, किस चीज का कोर्स? नहीं, कंप्यूटर की शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सारी बात कर रहे। नहीं नहीं, वो बात नहीं हो रही। अच्छा, इसकी पीएच जो है वो 1 होगी, बिकॉज इसमें HCl बनता है। इसमें भी, इसकी भी पीएच मेरे ख्याल से 1 ही हो जाती है, क्योंकि इसमें भी HCl बनता है। ऐसा ही। हाँ, तो pH 1, इसकी भी pH 1 बनेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, मैग्नीशियम क्लोराइड इज स्लाइटली एसिडिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इज एम्फोट्रिक वैसे तो, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक है। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है विद द हाईएस्ट पीएच। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये होगा ना, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड pH 9 है और मैग्नीशियम क्लोराइड इज pH 6 if I'm not, हाँ 6 थी ना, मैग्नीशियम सॉल्ट्स फॉर्म 6 pH इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो 9 और 6 तकरीबन 7-8 तक आ जाएगी pH, तकरीबन तकरीबन लेट से। ओके, मे बी pH इज अराउंड अराउंड अराउंड, अंदाजा कर रहा हूँ 7 to 8। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? एसिडिक होता है, और 3 लग जाता है, इट इज हाईली एसिडिक 3। अगर वो एम्फोट्रिक है भी, उसको न्यूट्रलाइज करेगा भी, तो ज्यादा से ज्यादा के कंप्लीटली न्यूट्रलाइज भी कर दे तो 7 तक लेके आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई बेसिक चीज नहीं। सो मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो 20 का बी होना चाहिए। ठीक है, सो कंसिडरिंग अ बेस्ट केस सिनेरियो 7 कह रहा हूं, वरना मोस्ट प्रोबब्ली ये 6 to 7 होगा या 5 to 6 होगा, समवेयर अराउंड दैट, बिकॉज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज हाईली एसिडिक 3 होती है। सो बी। ठीक है, what happens when a piece of magnesium ribbon is placed in cold water? Once again B, so bubbles of gas form slowly on the magnesium। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है, तो जो है वो कुछ खास आपके पास रिएक्शन नहीं होता। फिर क्या है हमारे पास? The table gives some data for compounds of 2 elements from group 2 and of the periodic table। ठीक है, तो एक कैल्शियम के बारे में आपको बताया हुआ है और एक Z के बारे में आपको बताया हुआ है। What is the missing data for element Z? और ये 2 एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2 में। अगर हम देखें सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या है? कम है, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा होगा ये? विच कंपाउंड इज दिस गोइंग टू बी, या विच एलिमेंट इज गोइंग टू बी अबव सी है? अबव सी इज ओनली मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम ही होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बात करें, तो इसका मतलब है कम होगा, यानी 840 से लेस देन होना चाहिए, सो लेस देन 840। और सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट शुड बी
higher, lower, higher, right? So it should be greater than your 4.66. So 7 नहीं. अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जरूर देखना ना एक्सपोनेंट क्या बोल रही है, एक्सपोनेंट के हिसाब से देखना. तो हमने कहा हायर तो 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस ये वाली सही है, और हमने कहा लोअर तो लोअर वाली ये वाली सही है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 8. 22 इज 8. once again I might have lagged. not b, वो -5 है. अच्छा, नहीं रेनो लैग पता नहीं भाई, यहाँ पे मुझे बार बार जूम दिखा जा रहा है, कनेक्शन अनस्टेबल, कनेक्शन अनस्टेबल. Q is a mixture of two compounds of group 2 elements. Q undergoes thermal decomposition to produce a white solid and only two gaseous products. One of the gaseous products relights a glowing splint. That means it must be an oxygen gas. What could be the components of mixture Q? तो क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ CO2 पॉसिबल है जब हम इसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे, राइट? बी में क्या पॉसिबल है? बी में CO2, NO2 और O2. रॉन्ग हो गए, उन्होंने बोला टू गैसियस प्रोडक्ट्स होने चाहिए. इसमें एक है, उसमें तीन है, गलत हो गए. फिर क्या है आपके पास? इसमें क्या है? इसमें NO2 और O2 होगा, विच सीम्स करेक्ट. और MgO और CaO में आपके पास कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं है. So that should be option C. Final. Iodine has a higher melting point than chlorine. What is the reason for this? क्या रीजन है भाई इसका? MgO थर्मली डिकम्पोज करता है? कहाँ करता है MgO थर्मली डिकम्पोज? MgO तो वैसे ही स्टेबल होता है, बोल रहा है. MgO CaO को कौन करेगा? डिकम्पोज होता ही नहीं है. They don't decompose. So the answer to this is temporary dipoles. ठीक है, याद रखना. कोवेलेंट बॉन्डिंग या वो नहीं देख रहे होते जब हम सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, फिर क्या है? पता नहीं, ऑर्गेनिक शुरू नहीं हो रही. ऑर्गेनिक लेट क्यों हो रही? When concentrated sulfuric acid added to sodium chloride, HCl is formed but not Cl2. ठीक है. When concentrated sulfuric acid added to sodium iodide, I2 is formed. Which statement explains these observations? हाँ भाई, क्या ख्याल है? सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मेरे ख्याल से तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना. अगर HCl से Cl2 जाता, वैसे तो नहीं जाता, लेकिन अगर जाता तो ये -1 से 0 जाता, यानी ऑक्सीडाइज होता. इसी तरह अगर मैं HI की बात करूं तो HI अगर I2 तक जाता है, so it goes from -1 to a 0, that means it is oxidized. So that means sulfuric acid must be an oxidizing agent. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और दूसरी बात, आयोडाइड क्यों आयोडीन बन जाते हैं? क्योंकि वो ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी डी. ठीक है, नॉट ए, बी होगा. 25 है ना. बॉन्ड एनर्जी कम नहीं. आयोडाइड आयंस जो होते हैं, दोज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स ना. गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज एक आयोडाइड आयन क्या होता है? बहुत बड़ा, और उसमें किसी और का जो है वो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है. ठीक है. वेराज क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन बेचारा छोटा सा होता है और उसमें किसी और का इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, राइट. अब इसकी अट्रैक्शन इतनी नहीं है, इसकी अट्रैक्शन जो है वो कम है, वेराज इसकी अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा है. तो क्लोराइड को पसंद है कि वो क्लोराइड फॉर्म नहीं रहा है, आयोडाइड को पसंद नहीं है कि वो आयोडाइड फॉर्म में रहे, वो किसी और का जिसने इलेक्ट्रॉन लिया दे के वापस आयोडीन बन जाता है. So that's why iodine is a good reducing agent. Iodide ions are a good reducing agent. Chloride ions are not a good reducing agent. ठीक है. NaOH is added to NH4Cl. The mixture is warmed. The gas that is produced turns damp red litmus paper blue. Which row is correct? NH4Cl behaves as a bronzed lorry. What? And litmus paper. Water in the litmus paper. क्या रिपीट करूं मेरा बच्चा मोइस? क्वेश्चन 25 मैं रिपीट करता हूं. पहले एक क्वेश्चन कर ले, फिर रिपीट करता हूं. ये क्या ख्याल है? इतना क्या कंफ्यूज? NH4Cl है. NH4Cl will behave as a bronzed lorry acid ना, because नहीं, NH4Cl will behave as a bronzed lorry acid ना, because NH4Cl में क्या है? NH4 प्लस है, वो एक H प्लस दे सकता है, so it can become NH3 and plus H plus, right? Why in the actual hell is it turning? Oh, sorry, my bad. Behavior of the ammonium ion in H4. अच्छा, सही है, सही बोल रहे हो.
अच्छा, सो बिहेवियर ऑफ द अमोनियम आयन ये है ना, NH4 प्लस है तो वो NH3 और H प्लस दे देगा। H प्लस इज योर एसिड, जो एसिड की बेसिक ब्रोंचेड लॉरी एसिड क्या होता है, वही जो H प्लस दे सकता है। सो इट्स एन ब्रोंचेड लॉरी एसिड एंड बिहेवियर ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन लिटमस पेपर, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज एन H9, वो H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सॉरी। अच्छा, जब तुमने NaOH को NH4Cl के साथ रिएक्ट कर दिया, देन यू हैव रिएक्टेड NaOH विद NH4Cl, तब क्या रिलीज होता है, तब तुम्हारे पास NH3 रिलीज होता है। अब ये NH3 जब पानी के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये NH3 will react with water and then turn itself into an NH4 plus and turn the water into an OH minus. So the OH minus is going to act, sorry, the H2O is acting as a what? Acting as also an acid. उसने भी एक H plus दिया है. So both of them are acting as bronchite lorry acids. So 26 should be B. ये समझ में आया? अच्छा, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन 25 अगेन मोइज के लिए। मोइज मेरा बच्चा इधर लिखा हुआ है कि HCl Cl2 नहीं बनता, लेकिन HI जो है वो I2 बन जाता है। जो हमने ग्रुप 17 में पढ़े हैं ना, वो वाले रिएक्शंस जो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड्स में पढ़े हमने, कि हम अगर सोडियम सॉल्ट को रिएक्ट करने में कौन से सल्फ्यूरिक एसिड तो कौन सा कितनी क्या रिएक्शंस दिखाता है। ठीक है, क्लोरीन वाला सिर्फ एसिड बेस सेक्शन का रिडॉक्स सेक्शन दिखाता, आयोडीन वाला एसिड बेस रिडॉक्स सेक्शन बहुत सारे दिखाता है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, तुम्हें बस रिकॉल करवाने की लिखी हुई है। अब वो तुमसे ये पूछ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका अंदाजा मैंने कैसे किया मोइज, मैंने ये देखा कि क्लोरीन -1 से 0 जाता अगर Cl2 होता, -1 से 0, और अगर आयोडीन की बात करूं -1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयोडीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। सो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया A और B हो गए। फिर उसके बाद हमें पता है क्लोरीन के साथ ये नहीं होता, दिस डज नॉट हैपन विद क्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाया करता होगा। सो देयरफॉर जो है वो इसलिए मैंने बी सिलेक्ट किया। ठीक है, दोस्त कह रहा है 10 में से 4 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर दफा 10 सवाल आए। लेकिन हमेशा से ये रहा है कि तुम्हारा 50% ऑफ द पेपर इज एटलीस्ट ऑर्गेनिक, 50% एटलीस्ट ऑर्गेनिक आएगा। ठीक है, तो वो तो तुम्हें करके ही जाना है, यू कैन नॉट लीव ऑर्गेनिक आउट। अच्छा, लेट्स डू टिल क्वेश्चन नंबर 30, फिर आज के लिए ऑफ कर देंगे। Artemisinin is a powerful anti-malarial drug. How many chiral centers are there in each molecule of arte? अच्छा, जो भी है ये। अब उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि आप CH3 CH2 को पहले ही निकाल दो और C डबल बॉन्ड वाले जितने भी हैं वो भी आप निकाल दो। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दैट आउट ऑफ ओवर हियर। ये हो जाएगा CH2, 1 2, ये हो जाएगा CH2, 1 2 3, ये हो गया CH, 1 2 3, ये भी CH, 1 2, ये CH2, ये CH2, 1 2 3, ये CH, 1 2 3, ये भी CH, ये C, 1 2 3 4, 1 2, ये तो ऑक्सीजन है, 1 2 3, ये हो जाएगा CH, 1 2 3 4, ये भी C, 1 2 3 4, ये भी C, और 1 2, अच्छा ये तो मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन से कायरल नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी 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 नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं होगा, डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहते हैं। अब हमने बस ये मेक श्योर कर लेना है कि हमारे हम कोई गलत सुलत ना गिन लें। सो लेट्स सी, सो मेरे ख्याल से ये कायरल है, एक जगह CH3, एक जगह O, एक जगह बिल्कुल अलग चीज, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, दिस इज कायरल। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो कायरल, ये भी कायरल लग रहा है मुझको, ये भी कायरल लग रहा है, ये भी कायरल लग रहा है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है। कितने कायरल सेंटर हो गए, 2 जगह O नहीं देखते, तुम ये देखोगे कि चेन क्या चल रही। ठीक है, ओ ओ, उधर सिर्फ O है, तो दिस इज अ फंडामेंटली डिफरेंट चेन टू दिस चेन। तुम पूरा आगे पीछे सारी कहानी देखोगे, नॉट जस्ट उसमें। 7 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। सो इट्स गोइंग टू कम आउट टू बी ए 7। क्या है ये, क्वेश्चन 27 है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर क्या है, विच रो शोज द करेक्ट नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजेनो शोन। सो व्हाट इज द नेम एंड व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन। टर्शरी है, हमको नजर आ रहा है ये CH नहीं है, CH2 नहीं है, सिर्फ C है, यानी इसके ऊपर 3 जगह कार्बन चेन लगी हुई है। ठीक है, एक ये मिथाइल हमको नजर आ रही, एक इस पे ये इथाइल लगी हुई, और एक इस पे ये प्रोपाइल चेन लगी हुई।
तो दिस इज अ टर्शरी हैलोजन एल्केन। और दूसरा बात क्या है हमारे पास, जो अगर हम इसकी नंबरिंग देखें, सो 1 2 3, राइट, दो CH2 है, सो 1 2 3, सॉरी, माय बैड, उधर से नहीं करते, इधर से करते हैं। सो 1 2 एंड दिस वुड बिकम 3, स्मॉलेस्ट चेन। 3 पे मिथाइल भी है, 3 पे ब्रोमो भी है। ब्रोमो इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट, सो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। CH2 में एक CH3 की एक साइड पे है एंड दूसरा नहीं, ये ऐसे है, CH3 CH2 CH2 कंडेंस्ड चेन लिखी हुई है, ठीक है, दे रिटन इन कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, अच्छा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमर्स आर देयर ऑफ हेक्स 2 4 डाइईन? तो हेक्स 2 4 डाइईन के कितने ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे, क्या ख्याल है? फिजा सेज 4, 29D। दिस क्वेश्चन इज वियर्ड, या हमें बना के देखना पड़ेगा, दिस इज वियर्ड। अच्छा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर ये क्या है, ये है CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने पहले इस डबल बॉन्ड को नुमाया करा है, मैंने दूसरे वाले डबल बॉन्ड को नुमाया नहीं किया, पहले मैंने इस डबल बॉन्ड को नुमाया करा और मैंने इसे देख लिया। अब मुझे पता है मेरी सिस ट्रांस की कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, नन ऑफ द कंडीशन। चल गया यार, असल में आई एम समवेयर एल्स, समवेयर एल्स नहीं, मैं घर में ही हूँ, लेकिन घर में कहीं समवेयर एल्स हूँ। प्रॉब्लम ये है, आई डोंट हैव माय ईथरनेट की केबल राइट नाउ, आई हैव टू हॉटस्पॉट माय कनेक्शन। अच्छा, सो मैं क्या कर रहा था, हाँ, मैं स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्ट्रक्चर को पहले ये वाला बॉन्ड बॉन्ड नुमाया करके दिखाया है, ठीक है, पहले हम इस बॉन्ड को ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये ऐसा है, ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक दिस, और मैंने दूसरा वाला ऐसे ही डाउन करके मार दिया। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये निकल आती है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो गया इसका सिस, सॉरी, ये इसका ट्रांसवर्जन हो गया जब मैं इस बॉन्ड के हिसाब से देख रहा हूँ, और ये इसका सिस वर्जन हो गया जब मैं इस बॉन्ड के हिसाब से देख रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, एक और डबल बॉन्ड भी है, राइट, इट्स नॉट जस्ट वन डबल बॉन्ड, देयर इज 2 डबल बॉन्ड्स। अच्छा, अब जनरली स्पीकिंग क्या होता है, आपके पास 2 की पावर n होता है फॉर्म, अगर आपके पास n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ज्योमेट्रिकल जो आपके पास आइसोमर्स होंगे वो 2 की पावर n होंगे, यानी इस केस में एक्सपेक्टेड आंसर ये था कि ये 2 का स्क्वायर यानी 4 होना चाहिए था आंसर, विच इज नॉट द आंसर। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं अब उल्टे तरीके से बनाऊं इसको, इफ आई ड्रॉ इट उल्टा, अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं मतलब मैं उस बॉन्ड को नुमाया करूंगा, सो आपको एक चीज दिखेगी, the structure of compound X is shown. 1 mole of compound X reacts completely with 2 moles of hydrogen bromide. What is the structure of the major product of this reaction? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये CH2 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा CH, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज C, 1 2 3, दिस इज CH, right? That means the hydrogen will go to the side that has more hydrogens, तो यहाँ पे H लगेगा, वहां पे ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लग जाएगा, सो इट शुड बी A, राइट, इट इज A, ठीक है। सो 30 का A है, मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मुझे इसकी मार्क्स की खोल लेनी चाहिए ताकि हमें पता रहे। ऊपर से ये वेबकैम जो है, अल्लाह माफ करे, इसको पता नहीं क्या हो गया, सीजर हो रहा है। ओके, द फॉर्मूले ऑफ 3 कंपाउंड्स आर शोन, ठीक है, only one of these compounds will decolorize bromine water, only one of these compounds will produce a silver mirror with Tollens reagent,
Which row shows the correct results? So what do you think? डी, यस परफेक्ट, डी ही है, ठीक है। ये रहा अल्डिहाइड, तो ये तो नो ब्रेनर, अल्डिहाइड यही दोनों सही हो सकते हैं, वरना तो इसके अलावा कोई और सही नहीं हो सकता। हाँ, अब बाकी में बस ये देखना था कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इसमें यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि CH2 है, सो देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड ओवर हियर। वैसे तो अगर इसका बोले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डबल बॉन्ड दिखाना होता है, लेकिन वो उन्होंने आपके लिए छोड़ा था कि आप क्या देख सकते हो इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं। अच्छा, which list contains a compound that is not made during the free radical substitution of methane with chlorine? तो किस लिस्ट में एक कंपाउंड ऐसा है जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है? इसमें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई फालतू सवाल है। वर्स्ट क्वेश्चन आई वुड हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। डी, यस। सिर्फ ये नोटिस करना था कि इसमें C2 हो गए, ठीक है, C2H2Cl2, दिस माइट बी पॉसिबल इन, बल्कि नहीं, C2H2Cl2 पॉसिबल है ही नहीं ना, दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, ठीक है। अब पता नहीं Cl कहाँ पे हो सकता है, दोनों एक ही पे हो, डिफरेंट डिफरेंट पे हो, जो भी हो, वट एवर, इट्स सपोज इट्स ट्राइंग टू टेल यू दैट यू शुड हैव अ डबल बॉन्ड, विच इज रॉन्ग, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता मीथेन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड नहीं आएगा कभी। That's better. अच्छा, propanoic acid can be used to make propene by a two-stage synthesis. Which row shows suitable reagents for this synthesis? So propanoic acid है, ठीक है, propanoic acid को सबसे पहला जो वो रिएजेंट कह रहे हैं वो कह रहे हैं रिडक्शन करनी है हमने, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दैट NaBH4 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोपेनोइक एसिड, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसमें सिर्फ LiLH4 ही चलता है, यानी A या B में से ही एक ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, जब प्रोपेनोइक एसिड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? प्रोपन 1 बनेगा, राइट। अब अगर तुम्हें प्रोपन 1 को क्या करना है, प्रोपीन में तब्दील करना है, सो व्हाट विल यू हैव टू डू, यू विल हैव टू डिहाइड्रेट इट, ठीक है जी। ये हैलोजन एल्केन नहीं है, NaOH इन इथेनॉल नहीं चलेगा, दैट इज नॉट द डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है, दैट इज ऑप्शन ए। सो 33 इज ए, ठीक है। आगे चलते हैं, मुनीब बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, मुनीब आर यू हियर? 34 का क्या आंसर होगा? Which alcohol reacts with alkaline aqueous iodine to produce ethanoate ions? Which alcohol reacts with alkaline I2 aqueous to produce ethanoate ions? ठीक है, सही है। अच्छा, अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन रिएक्ट करता है विद आइदर अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर एक मिथाइल कीटोन के साथ, ठीक है। हमें ऑब्वियसली मिथाइल कीटोन नहीं दिया हुआ, ठीक है, मिथाइल कीटोन नहीं दिया हुआ हमें, तो हम वो तो देखेंगे नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और था बड़ा स्पेशल, इथेनॉल भी था विच कुड रिएक्ट, ठीक है, इथेनॉल कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन, राइट। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई आपने जो है वो क्या रिलीज करना है, आपने इथेनोएट आयंस रिलीज करना है। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें जो है वो दे विल गिव रिएक्शन विद अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन, ठीक है। इथेनॉल तो देगा, वो तो हमको पता है। मिथाइल प्रोपन टू ऑल, ये 3 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। सेकंड पे मिथाइल होगा, सेकंड पे ही ऑल भी है, सो मिथाइल प्रोपन टू ऑल ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, प्रोपन टू ऑल की बात करते हैं, सो प्रोपन टू ऑल में सेकंड पे हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी ही अल्कोहल होगा, एंड मिथाइल भी होगा, राइट। If I am to draw these structures, let's draw these structures. So C, CH3, this is OH, and this is CH3, this is CH3, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है हमें, ये टर्शरी है, ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। सो 1 2 3 CH, 1 2 3, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है, तो सही है, ये दे देगा हमें रिएक्शन। और ब्यूटेन टू ऑल की अगर हम बात करें, तो ब्यूटेन टू ऑल लुक समथिंग लाइक दिस, इस पे ये आ गया CH3, देन 1 2 1 2 3 ये हो जाएगा CH, 1 2 ये हो जाएगा CH2, एंड देन 1 2 3 ये हो गया CH3, ठीक है। सो ये भी हमें रिएक्शन देगा, इथेनॉल
प्रोपेंटोल और ब्यूटेनटोल, ये दोनों 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है और वो इथेनॉल है, ठीक है जी, तीनों की तीनों रिएक्शन देंगे। अच्छा, अब उसने क्या पूछा हुआ, उसने पूछा हुआ है हमें कौन सा इथेनोएट आयंस देगा, ठीक है जी। हमारा मेन कंसर्न क्या है, कौन सा हमें इथेनोएट आयंस देगा, राइट। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, मैं इथेनॉल पे करके दिखा रहा हूँ ये वाला रिएक्शन, अगर आपको याद हो, सो दिस इज CH3 देन CH2 देन OH, ठीक है, बल्कि इथेनॉल पे नहीं करके दिखाते। ये चलो इथेनॉल पे ही करके दिखा दो। अगर आपको याद हो कैसे होता है रिएक्शन, ये ऐसे होता है कि जिस कार्बन के साथ अल्कोहल लगा हुआ है उसकी कंडीशन ये है कि उसी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए। सो वो मिथाइल ग्रुप था वो जो बन जाता था इनटू CH3I, राइट, दैट वाज व्हाट बिकेम इनटू, यस फॉर एग्जांपल CHI3, माय बैड, आपका ट्राई आयोडोमीथेन, राइट, विच इज योर क्या कहते हैं इसको, आयोडोफॉर्म कहते हैं, राइट। सो CHI3 बनता था, कहां से, जो मिथाइल जुड़ा हुआ है वो निकल के बनता था, राइट। सो अब देखो बचने वाली चीज क्या हो गई, बचने वाली चीज इथाइनोएट आयन तो नहीं हो सकती, ये एट बेस्ट मिथाइनोएट आयन ही हो सकती है, ठीक है, दिस कैन नॉट बी एन इथाइनोएट आयन, दिस कैन एट बेस्ट बी ओनली अ मिथाइनोएट आयन। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रोपेंटोल की बात करें, सो अगर हम यहां से इसको हटा के इसको CHI3 में तब्दील कर देंगे, तो हाँ, अब ये एक इथाइनोएट आयन पीछे बच सकता है हमारे पास, राइट, बिकॉज देयर इज टू कार्बन और एक अल्कोहल है, तो ये इथाइनोएट आयन बन जाएगा। अच्छा, और अगर मैं इसी तरह बात करूं ब्यूटेन टू ऑल में, तो यहां से ये मिथाइल ग्रुप निकलेगा, ये CHI3 बनेगा, पीछे रह जाने वाली चीज प्रोपेनोएट आयंस बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, राइट। सो दैट इज दैट। अच्छा, मैं बना नहीं रहा असल में आयंस, आई एम नॉट ड्राइंग द एग्जैक्ट आयंस, वो तुम लोग बना लोगे, बस समझाने का मकसद ये था कि इसमें से 3 रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रोपन टू ऑल है जो हमें हमारा रिएक्शन करके दे रहा है, जो हमें इथाइनोएट आयंस लाके दे रहा है, ठीक है। इस दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? पता नहीं ये बिल्लियां क्यों लड़ रही हैं यहाँ बात, हटाओ भाई। अच्छा, a heating compound X C7H14O2 under reflux with an excess of acidified potassium dichromate produces compound Y, ठीक है। सो X को जब हम हीट करते हैं तो under reflux with potassium dichromate produces compound Y. Compound Y produces hydrogen gas with sodium metal and forms orange crystals with 2,4-DNPH reagent. What could X be? अच्छा, compound Y produces hydrogen gas with sodium metal, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ये रिएक्शन हमें देते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल, यस, दीज बोथ कैन गिव दिस रिएक्शन टू अस। और 2,4-DNPH के साथ कौन रिएक्शन देता है हमें? C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनाइल ग्रुप्स, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी अल्डिहाइड और कीटोन, राइट। अच्छा, अब C7H14O2 है, इसको जब हम हीट करते हैं अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट, तो इट प्रोड्यूसेस कंपाउंड वाई। अब ये सारे स्ट्रक्चर हमें एक्स के दिए हुए, बारी बारी देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो हमें चाहिए थी या नहीं चाहिए। अच्छा, नाउ इफ आई हीट दिस अंडर रिफ्लक्स विद पोटेशियम डिक्रोमेट, तो ऑक्सीडेशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा, व्हाट विल प्राइमरी अल्कोहल बिकम इनटू, इट विल बिकम इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये जो है दिस इज 1 2 दिस इज CH, राइट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन में, सो दिस थिंग विल टर्न इनटू अ कीटोन। क्या हमारी फिट बैठ रही है चीज? लग रहा है ए ही करेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है वो हम देख लेते हैं फिर भी, बिकॉज कई दफा में हो जाए तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अच्छा, सो लेट्स सी CH, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन में, और ये भी कीटोन में बन जाएगा, विच इज रॉन्ग, हमें दोनों तरफ कीटोन नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट एक अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए है। इसको अगर हम देख लेते हैं, सो 1 2 3 4, दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा यहाँ से, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, यहां से ये ऑक्सीडाइज करके ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमारे कीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, सो दिस इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। लेट्स लुक एट डी, डी क्या हो जाएगा? अच्छा, वी ऑलरेडी हैव एन अल्डिहाइड, ये है, ये क्या है? अच्छा, दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, ये 3 डिग्री है, तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा हमारे पास, लेकिन तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा विद एसिड पोटेशियम डिक्रोमेट, ठीक है। डी विल नॉट रिएक्ट
एट ऑल विद एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो कंपाउंड वाई नहीं बनेगा, वो कंपाउंड एक्स ही रह जाता है, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट शूटिंग टू आवर स्टेटमेंट जो हमें पहले लिखी हुई। कंपाउंड एक्स रिएक्ट करता है, कंपाउंड वाई बनाता है, तो कंपाउंड वाई डी में बन नहीं सकता। सो आई थिंक उस हिसाब से फिर हमारा ए ही है जो हमारा आंसर होना चाहिए, डी नहीं हो सकता। आई होप डी समझ में आ गया, डी नहीं हो सकता बिकॉज कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, वही रह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट से। ठीक है। 36 which reaction takes place by a nucleophilic addition mechanism? Easy peasy. C, propanone reacting with hydrogen cyanide, which is 36 का हमारे पास C है। ठीक है, बिल्कुल यही होती है हमारे पास, कार्बोनाइल्स में होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तो कहीं होती नहीं है, एटलीस्ट हमने नहीं पढ़ी। 3 equations are shown, CH3COOH plus MgCO3, ये बन रहा है, this and this. Which of the equations are correct? कौन कौन सी equations correct है? वेरी गुड। सो मैग्नीशियम जो होता है वो 2+ होता है, सो इसको ट्वाइस होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं लिखा, जो गलत लिखा हुआ है, सॉल्ट गलत बनाई हुई है आप। CH3CH2COOH plus Na, CH3CH2CONA plus half H2, this is perfectly okay. CH3CH2COH plus 2BaOH2, once again वही गलती की हुई है कि बेरियम का यहाँ पे 2 इस पे आना चाहिए था, उस पे नहीं आना चाहिए, बेरियम 2 नहीं होना चाहिए था, so that is once again wrong. So the correct answer is 37 is only C. ठीक है, आगे चलते हैं हम इससे। अच्छा, how many esters with the molecular formula C5H10O2 can be made by reacting a primary alcohol with a carboxylic acid? माशाल्लाह। How many esters with the molecular formula can be made by reacting a primary alcohol with a carboxylic acid? हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली एस्टर्स में आइसोमरिज्म देखनी होगी, राइट, we'll have to see the isomerism. अच्छा, let's see the isomerism. Let's start off with the simplest case. ठीक है, हम सबको पता है एक इसका कार्बोक्सिलेट पार्ट होता है और एक उसका अल्कोहल से आने वाला अल्काइल पार्ट होता है। ठीक है, 5 में लब इसको बारी बारी करते हैं और चीजों को देख देख के चलते हैं। I also hate these questions, बहुत देखना पड़ता है इसमें। अच्छा, the first thing is, मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि मैं अल्कोहल को स्मॉलेस्ट से शुरू करूंगा और कार्बोक्सिलिक को सबसे बड़ी लेंथ से शुरू करूँ। ठीक है, so the first thing that I'm going to draw is methyl butanoate, पहले ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, मिथाइल क्या हो जाएगा, मिथाइल तो ऑब्वियसली मिथाइल, और ब्यूटानोएट क्या हो जाएगा, ब्यूटानोएट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बना रहा कि कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन क्या है, ये हमारा आ गया मिथाइल ब्यूटानोएट, दिस इज वन। क्या मिथाइल ब्यूटानोएट में आइसोमरिज्म पॉसिबल है? आर देयर एनी अदर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल while keeping alcohol as 1 carbon and butanoate and carboxylic as 4 carbons? है, बिल्कुल है, आई कैन डू ब्रांचिंग, राइट, आई कैन क्रिएट ब्रांचिंग। सो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, वन इज दिस, इसी को मैं हल्का सा डिफरेंट करके कैसे लिख सकता हूं, दिस इज CH3O C डबल बॉन्ड O C और मैं एक मिथाइल ब्रांच कर, राइट, इतनी बात क्लियर। सो मेरे ख्याल से मिथाइल ब्यूटानोएट में 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है तो बताओ, आई होप वी डोंट मिस आउट एनीथिंग। नहीं, मेरे ख्याल से बस यही है। तो एक कार्बन का अल्कोहल और 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑब्वियसली 2 कार्बन का अल्कोहल और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हो जाएगा हमारे पास इथाइल प्रोपेनोएट, राइट। अच्छा, इथाइल कैसा होगा, CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O C। ठीक है, इसमें आइसोमरिज्म पॉसिबल है इथाइल प्रोपेनोएट में? विशाल कहनी है नो, एनी ब्रांचिंग पॉसिबल इन दिस? मेरे ख्याल से और कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं निकल, राइट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी फ्रॉम ओवर हियर। हम कार्बन को इधर ब्रांच करें तो वही होगा, 3 कार्बन का ही बनेगा। मैं कार्बन को उठा के यहाँ पे ब्रांच करना चाहूँ, कभी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है। बाकी इथाइल में भी कोई फर्दर ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होती, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी पॉसिबिलिटी पे। 2 कार्बन का अल्कोहल देख लिया, अब 3 कार्बन का अल्कोहल देखते हैं और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, यानी प्रोपाइल इथेनोएट, राइट, 1 2 3 बिल्कुल सही। अच्छा, सो CH3 CH2 then CH2 then O then C double bond O and then C,
मेरे ख्याल से, अच्छा इसमें कोई ब्रांचिंग पॉसिबल है? मेरे ख्याल से इसमें एक ब्रांचिंग पॉसिबल है, आई थिंक। मैं इसको यहाँ पे ब्रांच कर सकता हूँ, आई कैन ब्रांच इट ओवर हियर। तो एक काम करते हैं, इसको हल्का सा ब्रांच कर लेते हैं, देख लेते हैं इफ दैट्स अ वैलिड थिंग, अगर नहीं हुआ तो रिवर्ट कर लेंगे। तो 4 और फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास CH3 O, C डबल बॉन्ड O एंड देन C। अच्छा अब एक बड़ा मसला है, हाँ यही मसला है कि क्या बोला जा रहा है हमको, हमको बोला जा रहा है कि रिएक्टिंग अ प्राइमरी अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो कैसा भी है, ब्रांच है, जो भी है, वोटेवर है। अल्कोहल पे रिस्ट्रिक्शन डाली हुई, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं अल्कोहल को ब्रांच करना शुरू करता हूं, देन जो पॉसिबिलिटी थी कि वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, वो इन डेंजर होती है। और जब मैंने इसको ब्रांच किया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा। यानी मतलब अगर मैं इस एस्टर बॉन्ड को तोड़ूं, तो ये तो क्या बन गया, एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी आई वांट टू सी। सो मैं इसको नहीं देखूंगा, इसको हम नहीं गिन रहे, ठीक है। ऑल्दो ये एक वैलिड आइसोमर हो सकता था, वो हम नहीं ले सकते बिकॉज ने बोला हुआ प्राइमरी अल्कोहल लेना। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अब आगे चलते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं इसके अलावा। फोर्थ में हम क्या देखेंगे अब ऑब्वियसली 4 कार्बन का अल्कोहल और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल मीथेनो। अच्छा, ब्यूटाइल क्या हो गए, CH3 CH2 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 देन O, देन C डबल बॉन्ड O, एंड बस यहाँ पे ये खत्म हो गया, इस पे कुछ विश्वास में से एक ही है। अच्छा, ये हमने बना दिया, ये हमारी आ गई फिफ्थ पॉसिबिलिटी। इसमें क्या मैं ब्रांचिंग कर सकता हूं और मेक श्योर कर सकता हूं प्राइमरी अल्कोहल ही रहे? कैन आई डू दैट? कैन आई नॉट डू दैट? आई कैन डू दैट ना। मैं अगर इसको ब्रांच कर दूं यहाँ पे, तो प्राइमरी अल्कोहल ही रहेगा। आई थिंक आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। सो मैं इसको यहाँ पे ब्रांच करता हूँ, तो वो फिर भी CH2O ही रहेगा, CH2OH ही रहेगा। सो आई कैन डू दैट। लेट्स मेक अ सिक्स्थ पॉसिबिलिटी। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, CH3, ये हटा लेते हैं, देन CH, इस पे CH3 की ब्रांच कर देते हैं, आगे CH2 O, C डबल बॉन्ड O, और ये H। और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मैं करता हूं तो फिर मुझे आगे वाले अल्कोहल पे ब्रांच करना पड़ जाएगा, जो फिर मसला बन जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। राइट, सो आई थिंक दीज आर द 6 पॉसिबिलिटीज दैट आर पॉसिबल। इसके अलावा होपफुली और नहीं होंगी, और आंसर यही होगा 38 का C है। ठीक है, सो दैट इज दैट। यूजुअली सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। थोड़ी कोशिश कर लिया करें बनाने की, तो ज्यादातर पता चल जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट में से कौन सा है, यू विल गेट टू नो कि कौन सा है। आप किसी ना किसी नंबर के करीब आ ही रहे होंगे। दैट इतनी देर में क्यों बोल देगा भाई पेन डाउन, यू हैव टू डू इट क्विक ना। तभी तो हम आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बट यू हैव टू डू इट क्विकली, जल्दी जल्दी करना होता है। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चन की बहुत ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि कोई बात नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद नहीं आते तो एंड के लिए छोड़ें, ताकि आप एंड में आके, अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो, तो आप इनी मीनी माइनी मो जो निकला अच्छा हो वो करके आ जाए। ठीक है, तो डायग्राम shows an ester, it is heated under reflux with an excess of NaOH, which row shows two products of the reaction? तो which row is showing us two products of the reaction? C perfect, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कलाइन सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, और अल्कोहल अल्कोहल की तरह ही रिलीज होगा। सो दिस इज द करेक्ट वन, इसके अलावा कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। ऑक्सीजन हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, 16O, 17O, 18O. All 3 isotopes are present in a sample of oxygen gas O2, which was analyzed using a mass spectrometer. How many peaks associated with the O2 plus ion would be expected? तो हमें ये देखना है कि O2 प्लस आयन की मोलेक्युलर पीक्स हमें कितनी मिलेगी। सही है, तो आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर मुझे बताओ कि हमें कितनी पीक्स मिलनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर योर फर्स्ट चैप्टर में वेरी लास्ट सवाल है आपके पहले आखिरी वाले चैप्टर का, जो मैंने ये रखा था। सो लेट्स सी किसको कितना याद है, किसको कैसे करते हैं।
अच्छा, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? हम सबको पता है कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमें जो डिफरेंट पीक्स दिखती हैं वो क्यों दिखती हैं? क्योंकि उनका मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होता है ना? अच्छा, हमारे कोर्स में हम चार्ज जो है वो सिर्फ 1+1 का चार्ज देते हैं। सो बेसिकली जो डिफरेंट हमें पीक्स दिखेंगी दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एमआरस। सो ऑल वी नीडेड टू सी इज के कितने डिफरेंट एमआरस हमारे पास पॉसिबल है। मतलब अगर मैं O2 का एक मोलेकुलर आयन देखूंगा तो उसमें कितने मेरे पास एमआरस पॉसिबल है। सो इफ आई लुक एट दैट, अगर हम बात करते हैं O2 की, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास दोनों O2 क्या हो, 16-16 वाले हो, और वो आपको एक पीक दे रहे हो। इसका एमआर कितना आएगा? इसका एमआर आएगा 16 + 16 32, राइट? और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि 16O हो और 17O हो। इसका कितना एमआर आएगा? 16 + 17 33। और क्या है? 16O डबल बॉन्ड 18O प्लस चार्ज, एमआर इसका आ जाएगा 34। देन द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज, अच्छा, अब डेफिनेटली मैं O17 O16 लिखूंगा दोबारा से, मतलब मैं उल्टा करके नहीं देखूंगा, वो एक ही बात होगा, एक ही एमआर आएगा। अच्छा, O17 प्लस ये कितना आएगा? ये आएगा आपके पास एमआर 34 का। यानी आप इसको नहीं गिनोगे अलग क्योंकि ये दोनों सेम एमआर आ रही। यानी O16 O18 वाली और O17 वाली पीक जो है वो एक ही पीक होगी, आप इसको एक अलग पीक के तौर पे नहीं गिनोगे। अच्छा, और क्या पीक्स है हमारे पास? O17 डबल बॉन्ड O18, this is going to work out to be an MR of 35। एंड देन मेरे ख्याल से लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई O18 डबल बॉन्ड O18 जो हमारे पास आ जाता है MR ऑफ 36। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, देयर इज 5 पीक्स, सो द ऑप्शन इज 40B। ठीक है, एंड मिशाल वाज परफेक्टली करेक्ट, वेरी गुड मिशाल। तो इसको करने का तरीका ये है, आपने बस ये देखना है कि मेरे पास कितने डिफरेंट एमआरस पॉसिबल है, उस हिसाब से हमारी पीक्स उसमें आ जाएंगी। सही है।